हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ कक्षा 9वीं का जो अध्याय है जो विज्ञान है उसका 14वां चैप्टर है और इसका नाम है प्राकृतिक संपदा यानी संसाधन, नेचुरल रिसोर्स। तो सबसे हम पहले हमें पता करना है कि ये जो संसाधन है वो होते क्या हैं। जो संसाधन है वो होते क्या हैं। तो देखिए, जो संसाधन होते हैं वो ऐसे साधन होते हैं, मतलब ये ऐसे साधन हैं जिनको हम क्या करते हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, हम इसको यूज़ करते हैं। तो ऐसे साधन जिनको हम यूज़ करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम संसाधन बोलते हैं और इंग्लिश में हमें रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है। तो जो पहला जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संपदाएं, यानी ऐसी संपदाएं या ऐसे संसाधन जो हमें नेचर से मिलते हैं उनको, या प्रकृति से मिलते हैं उनको प्राकृतिक संसाधन हम कहते हैं। देखिए, जो प्राकृतिक परितंत्र है, प्राकृतिक जो परितंत्र माने होता है इकोसिस्टम। जो क्या होता है, इकोसिस्टम। परितंत्र का मतलब इकोसिस्टम का जो कोई भी घटक होता है, घटक मतलब कोई भी कंपोनेंट हो गया, यानी कोई भी पार्ट, जिसका भी हम क्या करते हैं, जिसका जो उपयोग है, मतलब हमारे आसपास जो भी चीज़ है, चाहे जीवित हो चाहे मृत, तो वो एक जो तंत्र है वो पारितंत्र यानी इकोसिस्टम है। और जिसका क्या करता है, मनुष्य क्या करता है, उपयोग करता है उसका कोई भी चीज़, इकोसिस्टम का कोई भी घटक यानी कोई भी कंपोनेंट है, अगर मनुष्य उसका यूज़ करता है अपने स्वार्थ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, तो उसे प्राकृतिक संसाधन कहलाता है वो। और प्राकृतिक जो संसाधन है वो 2 प्रकार के होते हैं। तो जो पहला जो संसाधन है वो है ना समाप्त होने वाला। पहला जो है वो है न समाप्त होने वाला या फिर अनश्वर, जिसका नाश नहीं हो सकता, ऐसा संसाधन इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज को इंग्लिश में बोलते हैं। और वह संसाधन जो पृथ्वी पर असीमित मात्रा में, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, असीमित मात्रा में उपलब्ध होता है, इन्हें क्या करते हैं, इन्हें मनुष्य द्वारा लगातार उपभोग में उपयोग करते हैं उसमें लाया जा रहा है, उपभोग किया जा रहा है। तो इनको क्या है, नवीकरणीय भी बोलते हैं, नवीकरणीय संसाधन भी इनको कहते हैं। जैसे जल हो गया, वायु हो गया, मिट्टी हो गई, सूर्य का प्रकाश हो गया और जीव आदि। समाप्त होने वाले या फिर नश्वर संसाधन यानी एग्जॉस्टेबल रिसोर्स, तो वे संसाधन, वह संसाधन जो पृथ्वी पर सीमित है यानी लिमिटेड मात्रा में पाया जाता है और मनुष्य द्वारा उसका लगातार क्या किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है। और उपयोग में लाने से इनकी क्या होती है, मात्रा लगातार क्या हो रही है, कम होती जा रही है। और इनको जो है अनवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं। जैसे कोयला, गैस, खनिज पदार्थ, पेट्रोलियम और धातुएं। आगे है प्राकृतिक संपदा, मतलब प्राकृतिक संसाधन जो है उनके संरक्षण यानी उनके बचाव या उसको बनाए रखने के लिए उनके क्या हुआ, जो दोहन हो रहा है, हम इसको जो यूज़ कर रहे हैं वो सीमित और नियमित करना होगा, हमें इसको मतलब कम करना होगा और उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा जो भी हम यूज़ कर रहे हैं। तो कुछ आवश्यक जो संरक्षण है वो उनकी विधि दी गई है आगे, ये चीज़ हमें करना चाहिए। तो पहला है वन संरक्षण यानी फॉरेस्ट कंजर्वेशन, यानी फॉरेस्ट को बचाना। तो जो वन है, वन के विनाश से जो भूमि होती है उसका अपवर्धन होता है, यानी भूमि की जो सबसे ऊपर की लेयर होती है वो हटने लगती है, मतलब ऊपर से, और वो बंजर हो जाती है ज़मीन। या फिर जल का क्षरण का मतलब होता है जल को अवशोषित करना। या फिर बाढ़ आने का खतरा क्या होता है, बढ़ जाता है। अतः जो वन है, वनों का जो संरक्षण है वो बहुत ज़रूरी है, अति आवश्यक है। वनों को आग से बचाना चाहिए, मतलब वनों को आग से बचाया जाना चाहिए। और वृक्षों को जो हानिकारक कीट होते हैं, जो बीमारियां होती हैं, इनके द्वारा बचाना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर जो काटे गए जो वृक्ष होते हैं उनके स्थान पर हमें नए वृक्ष क्या करने चाहिए, लगाए जाने चाहिए, ताकि हमारा जो संसाधन है वो बना रहे। भूमि संरक्षण, सोइल कंजर्वेशन, जो हमारी भूमि है, तो भूमि की उर्वरक जो शक्ति है उसको बनाए रखने के लिए मिट्टी यानी मृदा अपवर्धन, जो मिट्टी का जो खराब होना है वो उसको रोकना ही भूमि संरक्षण कहलाता है। मतलब पौधे लगाने से जो मिट्टी होती है उसकी उर्वरता बनी रहती है, तो उसको भूमि संरक्षण कहते हैं। इसके लिए जो फसल है, फसल चक्र को अपनाना चाहिए, मतलब एक के बाद एक फसल जो होती है उसको फसल चक्र होते हैं, वो उसको अपनाना चाहिए। एक ही फसल को हम बार बार यूज़ नहीं करना चाहिए। सघन फसल को बोते रखना चाहिए, जो सघन, जो हैवी, जो मिट्टी को पकड़ होती है जिनमें, ऐसी फसलें, उनका यूज़ किया जाना चाहिए। और मिट्टी जो है, मृदा जो है, उसके अपवर्धन को रोकने के लिए वृक्ष लगाने चाहिए, जिसको वृक्षारोपण कहता है, मतलब इसको क्या करना चाहिए, ये एक प्रक्रिया जिसको वृक्ष लगाने की, जिसको वृक्षारोपण कहते हैं, तो वो करना चाहिए।
ढलान वाले जो क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे ढलान होते हैं, वहाँ पे सीढ़ी के आकार, जैसे सीढ़ीदार जिसको बोला जाता है, ऐसे खेत बनाए जाने चाहिए, जिससे जो जल है, जल के बहने से जो मिट्टी है वो ना बहे। पशुओं को ज़्यादा चरने के से रोकना चाहिए, मतलब ज़्यादा चराई नहीं करना चाहिए, अन्यथा क्या होगा, भूमि क्या है, बंजर हो जाएगी, और जल जो है, उस जल के द्वारा भूमि के जो अपवर्धन है उसको रोकने के लिए जो नदियाँ हैं उन पर बांध बनाने चाहिए, ताकि जल रुका रहे। आगे है जल संरक्षण यानी वाटर कंजर्वेशन। तो जो वृक्षारोपण है, पौधों को जो लगाना है या जंगलों को सुरक्षित रखना है, वो जल संरक्षण के लिए ज़रूरी है। जो वृक्ष हैं वो भूमि के अंदर वाला जो जल होता है, भूमिगत जो जल होता है, उसका भंडारण को, मतलब जो नीचे बना रहता है उसको बनाए रखने में क्या करते हैं, बहुत आवश्यक है, बनाए रखना के लिए ज़रूरी है। क्योंकि जो जल होता है वो पौधों की जड़ों के सहारे क्या करता है, भूमि की जो जड़ों के साथ रहा वो साथ क्या करते हैं, सहारे भूमि की में अधिक मात्रा में क्या चला जाता है। और जो प्राकृतिक जलाशय हैं, जैसे झील हो गई, तालाब हो गई, उनका संरक्षण जो है वो समय समय पर इनकी सफाई करते रहना चाहिए, मतलब। और जो वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं उनमें जल को इकट्ठा करने के लिए नए जो जल है उनका भंडारण और मतलब उसको रोकने के लिए जगह और नए बांध बनाने चाहिए। जल को प्रदूषण, जो पोल्यूशन होता है, उसको होने से बचाना चाहिए, और उसके लिए जो जल है उसमें कल कारखाने, जो इंडस्ट्री है, उसके निकले हुए जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो उनसे निकला हुआ पानी होता है, वो हानिकारक पदार्थ जो उससे निकलते हैं उनको जल में नहीं मिलना चाहिए, जो नदी का पानी है। और जो घर के जो कूड़ा करकट है वो, या फिर मलमूत्र जो है, या फिर मरे जो जीव है, उनको भी जल में नहीं बहाना चाहिए। आगे है वन्य प्राणी। जो वनों के जो प्राणी होते हैं उनका संरक्षण करना चाहिए, जिसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। जो वन्य है, फॉरेस्ट जो है, उसके जो प्राणी होते हैं, जो जीव होते हैं, उनका संरक्षण जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अति आवश्यक, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मनुष्य जो है वो जंगली जानवरों के जो शिकार है उसका जो आरंभ है वो शुरू से ही शौकीन रहा है, उसका शुरू से ही मतलब। अतः जो उसने क्या करा है, उसने इतनी अधिक संख्या में जानवरों को शिकार कर डाला है कि उनकी जो जाति है ना वो तक खत्म होने वाली है, वो हो गई हैं, विलुप्त हो गई हैं। उदाहरण के तौर पर जो सांप है, सांपों को अपना दुश्मन समझकर अथवा उनकी खाल के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा संख्या में मार दिया गया, और उनकी जो जातियाँ हैं उनकी जो संख्या है वो बहुत कम हो गई। इसके परिणाम ये हुआ कि चूहों की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई, और जिससे खेत में जो अनाज है उसके भंडारण ग्रहों में बहुत अधिक हानि होने लगी ग्रहण करने में। इसलिए जो वन्य जीव जंतु हैं उनका शिकार वर्जित है, नहीं करना चाहिए। और जो विलुप्तिकरण है, मतलब जो ख़त्म होना है, उसकी क्रिया को कम करने तथा वन्य जंतुओं की जो सुरक्षा है उसके लिए जो पार्क है तथा चिड़ियाघरों का निर्माण कराया जाना चाहिए। आगे है अनवीकरण योग्य, मतलब जो पदार्थ हैं उनका संरक्षण, जो मतलब दोबारा यूज़ में नहीं आते उनका। तो जो कंजर्वेशन है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो प्रकृति में जो कुछ पदार्थ होते हैं वो ऐसे हैं जिनका जो उपयोग है वो केवल एक ही बार हो सकता है, और वे क्या हैं, वे वापस दोबारा मतलब नवीन रूप से प्राप्त नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कोयला है, एक बार अगर हमने जला दिया, मतलब कोयला की मात्रा क्या है, कम है वैसे भी। खनिज है, पेट्रोल है आदि, ये क्या हैं, ये पदार्थ प्रकृति में सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, पाए जाते हैं, और यदि इनका उपयोग इसी प्रकार होता रहा तो इनके जो स्रोत हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे, और इनकी जो कमी है उससे बहुत सारे प्रकार की जो संकट है यानी प्रॉब्लम्स जो है, चाहे वो जल की हो, ऊर्जा की हो, ये पैदा हो जाएंगी। अतः इनका जो संरक्षण है वो करने के लिए इनके असीमित दोहन जो है, बेहिसाब से जो हम इसका यूज़ कर रहे हैं उस पर हमें कंट्रोल करना चाहिए, नियंत्रण हमें करना चाहिए उस पर। और साथ ही क्या करना चाहिए, इनके अन्य जो वैकल्पिक स्रोत हैं, मतलब इनके अलावा में कोई और चीज़ यूज़ किया जाना चाहिए, उनको ढूंढे जाने चाहिए। आगे है वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। तो जो जीव हैं उनके लिए जो वायुमंडल है वो बहुत ही आवश्यक यानी ज़रूरी है। यदि हमारे जीवन का आधार, मतलब ये क्या है, यही हमारे जीवन का आधार है। और वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो ये हैं कार्बन डाइऑक्साइड अथवा जो जलवाष्प है नामक घटक जो हैं, ऑक्सीजन प्रत्येक जंतु है उसके लिए ज़रूरी होता है, जो स्थल पे रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं, और वे क्या करते हैं, श्वसन यानी सांस एक लेने की प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु से प्राप्त करते हैं।
जलीय जीव जो होते हैं इसे पानी में घुली अवस्था में जो ऑक्सीजन है उसको घुली अवस्था में प्राप्त करते हैं। यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाएं तथा जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनको ग्लूकोज के जो अणु हैं उनको तोड़ने के लिए भी और उससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भी ऑक्सीजन की क्या होती है, उन्हें ज़रूरत या आवश्यकता होती है। इसी के कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड है उत्पन्न होती है और पेड़ जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदलते हैं तथा अपने लिए भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। वायुमंडल ने पूरी पृथ्वी को एक कंबल की तरह एक ढक रखा है और जो वायु है वो ताप की कुचालक होती है, मतलब ताप को संचालन नहीं करती। इसलिए जो पृथ्वी होती है उसका औसत जो तापमान होता है वो नियत या स्थिर रहता है। यदि दिन के समय तापमान को बढ़ने से, यही क्या करता है, दिन के समय तापमान को बढ़ने से रोकता है और रात के समय भी तापमान क्या होता है वो पृथ्वी के जो बाहरी अंतरिक्ष है उसमें जाने की दर को कम करता है। वायुमंडल में जो जलवाष्प होती है बनने की और हवा बनने की क्रिया होती है वायुमंडल में। शुक्र जो है और जो मंगल ग्रह हैं उनके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है लगभग 95 से 97% है, जबकि जो पृथ्वी है उसमें वायुमंडल में यह है केवल 0.04 यानी 0.004% है। इसमें जो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है वो गैसें अधिक मात्रा में उपस्थित हैं। जो जलवायु है उसका नियंत्रण तथा वायुमंडल, क्लाइमेट कंट्रोल एंड एटमॉस्फेयर। तो जिस प्रकार कोई व्यक्ति कंबल को अपने ऊपर पूरी तरह से लपेटकर अंदर और बाहर के दो विभिन्न या भिन्न अलग अलग वातावरण बना लेता है, उसी प्रकार जो पृथ्वी है उसके चारों ओर जो फैला हुआ वायुमंडल है वो भी इसे क्या करता है, दो स्तरों में बांट देता है और सूर्य की ओर से आने वाली जो हानिकारक किरणें होती हैं उनको स्थल पर आने से, मतलब ज़मीन पर आने से रोकता है और नीचे की जो गैस होती हैं उन गैसों का ऊपर अंतरिक्ष में जाने से रोकता है, इन गैसों को ऊपर जाने से। चंद्रमा जो है वो सूर्य से लगभग उतना ही दूर है जितना कि पृथ्वी, और चंद्रमा की जो सतह होती है उस पर वायुमंडल है ही नहीं। वहाँ पर तापमान जो है 190 डिग्री माइनस और से लेके 110 डिग्री माइनस, मतलब बहुत ठंडा होता है वो। आगे हैं वायु की गति, पवने, मोशन ऑफ द एयर। तो क्या होता है, हम दिन भर की जो गर्मी है उसके बाद शाम को बहने वाली जो ठंडे होती हैं, ठंड जिसे बोलते हैं समीर, उससे राहत महसूस करते हैं। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कई दिनों तक हमें अधिक गर्म मौसम के बाद एक वर्षा होती है। ये सभी जितने भी प्रक्रियाएं हैं वो हमारे वायुमंडल में हवा के गर्म, जो हवा गर्म होती है, गर्म होने और जो जलवाष्प है उसके क्या होने, उसके बनने के का ही परिणाम होता है। जलवाष्प जो होता है वो जीवित प्राणी जो हैं उनके क्रियाकलापों और जल के गर्म होने, मतलब जल जो है उसके गर्म होने के कारण बनती है। आगे है स्थलीय, जो स्थल पर पाए जाते हैं। स्थलीय जो भाग होता है, स्थलीय भाग या फिर जो जलीय भाग है, उससे होने वाले जो विकिरण मतलब किरणों में जो परिवर्तन होता है तथा दोबारा जो विकिरण होता है टकराने के बाद उसके कारण जो वायुमंडल होता है वो क्या होता है, वो गर्म होता है। और गर्म होने के मतलब जो गर्म होने पर क्या होता है, गर्म होने पर जो वायु होता है उसमें संवहन, मतलब बहने वाली जो धारा होती है वो उत्पन्न हो जाती है। और सूर्य की जो किरणें होती है वो दिन भर क्या होती है, ज़मीन पर या स्थल पर रहती हैं और समुद्र तल को क्या करती है, गर्म करती हैं, इनके सरफेस को। और जो स्थल क्या होते हैं, स्थल जल्दी से क्या होता है, स्थल जल्दी से गर्म हो जाते हैं और जो जल है वो देर से होता है। इसलिए जो जल है, जल की अपेक्षा जो स्थल है उसके ऊपर की जो हवा होती है वो भी तेज़ी से गर्म होकर ऊपर की तरफ चली जाती है, ऊपर की तरफ उठती है। जब वो ऊपर उठती है तो वहाँ क्या होता है, वहाँ कम दाब होता है, जो प्रेशर होता है कम दाब वाला एरिया या क्षेत्र बना लेता है। और जो समुद्र होता है, समुद्र के ऊपर जो ऊपर की जो हवा होती है वो कम दाब या कम प्रेशर वाली होती है और क्षेत्र की ओर जो प्रवाहित होने वाली क्या होती है, प्रवाहित होने लगती है। उससे क्या होता है कि जो एक क्षेत्र है उससे दूसरे क्षेत्र में जो वायु है उसकी गति क्या है, पवनों यानी विंड जो है उसका निर्माण करती है, पवन का। और अतः जो दिन है, दिन के समय जो हवा होती है
दिन के समय हवा की जो दिशा होती है समुद्र से स्थल की ओर होती है दिन के समय पर, और जो रात का समय होता है, रात के समय जो हवा होती है वो स्थल से जो समुद्र है दोनों क्या है ठंडे होने लगते हैं, परंतु जो स्थल है वो जल्दी ठंडा होता है। स्थल जल्दी ठंडा हो जाता है और जो जल होता है उसको धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे ठंडा होता है। इसलिए जो जल है, जल के ऊपर की जो वायु होती है, जल के ऊपर की जो वायु होती है वो स्थल के ऊपर की वायु के से क्या होती है, गर्म होती है। और तब क्या होता है, तब जो स्थल होता है उसकी ओर क्या होने लगती है, स्थल के वो तरफ जो समुद्र है उसकी जो वायु है वो चलने लगती है स्थल की तरफ। तो ये डायग्राम में दिखाया गया है। दिन के समय जो समुद्र है वहाँ से हवा चलती है स्थल पर और स्थल से हवा आसमान में, और रात के समय स्थल से चलती है मतलब समुद्र की तरफ और समुद्र से ऊपर। आगे है अतः जो है हवा, जो हवा है, हवा की सभी गति, जो जितनी भी गति होती हैं हवा की, वो क्या है, वो विभिन्न जो वायुमंडलीय प्रक्रियाएं हैं, जितनी भी वायुमंडल में जो प्रक्रिया होती हैं उनका ही वो परिणाम होती है। और जो क्या है, जो पृथ्वी के जो वायुमंडल होते हैं उसके असमान, मतलब पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है उसके समान जो विधियां हैं, विधियों से क्या होता है, गर्म होने के कारण ऐसा होता है। लेकिन क्या होता है, लेकिन इन हवाओं को बहुत से क्या है अन्य जो कारक है, बहुत सारे अलग कारक भी होते हैं जो इनको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और जैसे कि ये जो हैं वो है पृथ्वी के, ये कौन कौन से करते हैं, पृथ्वी का घूर्णन यानी पृथ्वी का घूमना, तो घूमने की जो गति है उस वजह से, और जो पवन है उसके जो मार्ग है उसमें क्या होता है, मार्ग में जो आने वाली जो पर्वत हैं, पर्वत की जो श्रृंखलाएँ हैं वो कुछ इन पर प्रभाव डालती हैं। अगला जो टॉपिक है वो है वर्षा यानी रेन या फिर बादलों का निर्माण कैसे होता है। तो सूर्य की जो गर्मी होती है उससे जितने भी जलीय जीव जो भाग होते हैं उन भागों से वाष्पन क्रिया होती है, वाष्प बनने की क्रिया होती है समुद्र के ऊपर। और जो जल होता है वो वाष्प बनकर क्या करता है, वो हवा में क्या करता है, हवा में चला जाता है। और जो जलवाष्प होती है वो जलवाष्प की कुछ मात्रा जो होती है वो विभिन्न अलग प्रकार के जो जैविक क्रियाएँ होती हैं उनसे, विभिन्न प्रकार की जो जैविक क्रिया होते हैं उनसे वायुमंडल में क्या होती है, चली जाती है। और जो हवा है उस हवा को गर्म करती है, और जो गर्म हवा होती है, गर्म हवा क्या करती है, वायु को अपने साथ क्या करती है, जलवाष्प के रूप में ऊपर उठा लेती है और ऊपर की ओर क्या कर लेती है, उड़ जाती है। और जो जलवाष्प है ऊपर उठकर क्या हो जाती है, ऊपर उठकर ठंडी हो जाती है, और जो ये ठंडी होने लगती है। और ठंडी होने के कारण क्या होता है, ठंडी होने के कारण हवा में जो उपस्थित जलवाष्प होती है वो छोटे छोटे जो जल होता है, छोटे छोटे जल की जो बूंदें होती हैं उन बूंदों में मतलब संघनित हो जाती है, मतलब जम जाती है वो। और जल का जो यह संघनन है, मतलब जल का ये जो जमना होता है वो सहज होता है, बहुत आराम से मतलब होता है। और यह यदि कुछ जो कण है वो नाभिक की तरह कार्य करते हैं, मतलब अगर नाभिक की तरह कार्य करते हैं तो वो एक बूंद उनके चारों ओर जम जाती है। और प्राय जो हवा होती है, हवा में उपस्थित जो धूल के कण होते हैं, वो जो धूल के कण होते हैं, धूल के जो कण होते हैं वो अन्य निलंबित जो कण होते हैं इस क्रिया में नाभिक जो होता है, नाभिक का कार्य करते हैं। और एक बार जब जल जो होता है, जल की बूंदें जब निर्मित या बन जाती हैं या निर्मित हो जाती हैं तो वे क्या करते हैं, वे संघनित होकर मतलब जमने के बाद कारण क्या होती है, बड़ी हो जाती हैं। और जब ये जो बूंदें होते हैं वो बड़ी हो जाती हैं और भारी हो जाती हैं, तब क्या होता है, तब ये जो वर्षा होते हैं, वर्षा के रूप में नीचे की तरफ क्या होते हैं, नीचे की तरफ गिर जाती हैं या गिरने लगती हैं। और कभी कभी क्या होता है, जो जल होता है वो हवा का जो तापमान है वो क्या हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है। और जब क्या होती है, ये हिमवृष्टि, जो हिमवृष्टि यानी जो बर्फ़ है, कभी कभी बर्फ़ के रूप में या फिर ओलों के रूप में भी अवक्षेपित होना मतलब संघनित हो जाती हैं। और वर्षा का जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, पवन के पैटर्न पर निर्भर करता है, जैसे ही पवन होते हैं उस हिसाब से। भारत जो है, भारत के बहुत बड़े जो भूभाग है, बड़ा जो भाग है, उसमें जो है अधिकतर जो वर्षा होती है वो हमेशा दक्षिण पश्चिमी या फिर उत्तर पूर्व, दक्षिण से पश्चिम चलने वाली या उत्तर से पूर्व चलने वाला मानसून के कारण होता है ऐसा।
और जो मौसम है उसकी सूचनाओं में भी आपने सुना होगा, मतलब जो उनकी सूचना मिलती है आपने सुना होगा कि बंगाल की जो खाड़ी होती है, जो देश के इस तरफ एक तरफ होती है, उत्तरी तरफ जो बंगाल की खाड़ी है, वहाँ पर क्या होता है वायु का दबाव जो होता है वो कम होने के कारण कई क्षेत्र जो है वहाँ के, वहाँ पे वर्षा हुई है। आगे है वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन। ये क्या होता है? तो देखिए, जितने भी जीव है, सभी जीव जो हैं वो श्वसन क्रिया, सांस लेने की क्रिया करते हैं। और क्रिया में क्या होता है, वायुमंडल में ऑक्सीजन जो है उसको क्या करते हैं, ये ग्रहण करते हैं, यूज़ करते हैं ग्रहण करने के लिए। और तब क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 जो होती है, उसको शरीर से क्या करते हैं, शरीर से वो बाहर निकाल लेते हैं, शरीर से बाहर निकालते हैं। और वायुमंडल जो है, वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है वो 78% पाई जाती है, 78% पाई जाती है। ऑक्सीजन पाई जाती है 21%। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो 0.03 मतलब 0.03% आदि जो है वो गैसें एक क्या करती हैं, एक निश्चित जो मात्रा है उसमें और निश्चित अनुपात में पाई जाती हैं या होती हैं। किसी कारण की वजह से जो इन गैस हैं, इन गैसों की जो मात्रा होती है और इनका जो अनुपात होते हैं, मात्रा और इनका जो अनुपात होती है, उनमें क्या होता है, परिवर्तन होना ही। अगर परिवर्तन होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण या फिर एयर पोल्यूशन कहलाता है। तो जो वायु प्रदूषण यानी एयर पोल्यूशन जो है उसके कारण क्या है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोजेज ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी एयर पोल्यूशन के कारण क्या हैं। तो इनके निम्नलिखित कारण हैं, इनके जो कारण हैं वो निम्नलिखित हैं। जैसे कि मोटर वाहन, जो हम गाड़ी चलाते हैं, तो जो मोटर कार होती हैं या विभिन्न प्रकार के जो इंडस्ट्री यानी उद्योग होते हैं, चाहे वो हवाई जहाज ही क्यों ना है, हवाई जो होते हैं हवाई जहाज आदि में क्या होता है, जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये चीज़ क्या है, कोयला, पेट्रोल, डीजल क्या होता है, ये इस्तेमाल किया जाता है यानी इसका दहन किया जाता है। जब इनका दहन किया जाता है तो ये जो जीवाश्म हैं, उन जीवाश्म जैसे कोयला, पेट्रोलियम, जो ये पदार्थ हैं, इन पदार्थ में जो नाइट्रोजन होता है और जो सल्फ़र होता है उसकी क्या होती है, बहुत अधिक, मतलब इसकी क्या होती है, बहुत कम मात्रा होती है। और जब ये ईंधन क्या होते हैं, जलते हैं, तो जलने के बाद तब क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन और सल्फ़र क्या है उसमें उसके साथ भी क्या होता है, इसके साथ जलते हैं। और जलने से क्या होता है, तथा जो यह नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के अलावा जो सल्फ़र होती है उसके विभिन्न ऑक्साइड बना लेती है, नाइट्रोजन के और सल्फ़र के विभिन्न ऑक्साइड जो है वो उत्पन्न करती हैं। और इन गैसों का केवल सांस के रूप में अगर हम इनको लेते हैं, तो इनको लेना ही खतरनाक नहीं है, बल्कि क्या होता है कि ये क्या है, वर्षा के जल में मिलकर के अम्ल यानी एसिड बन जाते हैं, अम्ल बन जाते हैं, और ये वर्षा अम्लीय वर्षा भी कहलाती है। और जो जीवाश्म होते हैं वो इंजन हो, जैसे जीवाश्म इंजन है, उनका जो दहन होता है, दहन होने से वायु में निलंबित जो कण है, मतलब जो निकाले जाते हैं वायु में कण, उनकी जो मात्रा है उनको भी, जो वायु में जो कण है उनकी मात्रा को क्या करते थे, बढ़ा देता है। और ये जो कहते हैं, ये क्या है, निलंबित जो कण हैं वो बिना जले ही कार्बन के जो कण हैं या फिर जो पदार्थ है वो हो सकते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं हम इनको। और इन सभी जितने भी हैं, ये सभी जो प्रदूषक हैं, यानी प्रदूषण करने वाले हैं, उनकी जो अधिक मात्रा में क्या होती है, उपस्थिति होती है। और उपस्थिति से क्या होता है, दृश्यता कम हो जाती है, देखने की क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। और विशेषकर जो सर्दी है, सर्दी के मौसम में जब हम क्या करते हैं, जल से भरी जो वायु होती है, उसके कारण जो साथ जो क्या है संघनित होकर जमने के साथ क्या होते हैं, इससे क्या होता है, धूम कोहरा, यानी जो कोहरा होता है वो कहते हैं, कोहरा बन जाते हैं। और इन जो ये जो पदार्थ है, चाहे उसमें नाइट्रोजन हो, सल्फ़र हो, इनके जो ऑक्साइड होते हैं, ऑक्साइडों वाली जो वायु होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर सांस लेने में कैंसर, हृदय रोग या फिर एलर्जी जैसे जो कुछ बीमारियां हैं, ये बीमारियां होने की संभावना क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं या अधिक हो जाती हैं। वायु में स्थित हैं, इन जो ये जो हानिकारक पदार्थ हैं उनकी जो मात्रा है उनमें जो वृद्धि हो रही है या बढ़ रहे हैं वो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम वायु प्रदूषण कहते हैं। आगे है दूसरा, कृषि रसायन। तो जो कृषि है, खेती जो है, उसमें प्रयोग किए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के जो हम क्या यूज़ करते हैं,
कीटनाशक यूज़ करते हैं जिनको इंसेक्टिसाइड्स बोलते हैं, या फिर खरपतवार यानी वीडीसाइड जिनको बोलते हैं, वीडीसाइड्स होते हैं, जो क्या करते हैं, जो वायु प्रदूषण के मेन रीज़न है या कारक हैं। अगला है धातु प्रक्रम। धातु प्रक्रम क्या होता है? तो जब जहाँ हम धातुओं का शोधन करते हैं, धातु को बनाते हैं मतलब निकालते हैं, तो उस प्रक्रिया से क्या होता है, जो निकली हुई जो धूल होती है, वो धूल और जो धुएँ होते हैं उनमें क्या होते हैं, अनेक तरह की जो धातुएं हैं उनके कण, धातुओं के जो कण हैं, जैसे हुआ सीसा, आर्सेनिक और कैडमियम जो है ये, चाहे वो पारा ही क्यों ना हो, पारा, निकल, जो जस्ता होता है, जिंक होता है वो, और बेरिलियम या क्रोमियम आदि जो हैं वो होते हैं। और ये क्या है, धातु जो कण हैं, धातु कण जो है वो वायु को क्या कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। आगे है 4, ये जो है वो है वनों तथा जो वृक्ष हैं उनका काटना, उनके काटने से भी वायु प्रदूषण होता है। तो जो हम वन है, वनों को जब काटते हैं, वनों का कटना जो होता है वो भी वायु प्रदूषण का एक कारण है, क्योंकि ये जो वृक्ष हैं, पेड़ पौधे जो हैं, वो वायुमंडल में क्या करते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं ग्रहण करके, और जितने भी जीवनदानी होते हैं, मतलब जीवन देने वाली जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको वायुमंडल में क्या कर देते हैं, वायुमंडल में इसको छोड़ देते हैं। और वायुमंडल में छोड़ने पर जो वन है, जो वर्षा है, वो करने से भी, मतलब वर्षा करने में भी सहायक होती हैं। अतः क्या होता है, अतः जो वन होते हैं, वन के कटने से वो जो वर्षा होती है वो कम होने लग जाती है, और वर्षा कम होने पर जो वायुमंडल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाती है, ज़्यादा मात्रा बढ़ जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उसकी कमी हो जाएगी। इससे जो प्रकृति है उसके द्वारा जो प्रदूषण है, प्रकृति के द्वारा जो प्रदूषण है, वो प्रकृति में परागण एक प्रक्रिया होती है, परागकण जो होता है वो, परागकण का वर्तिकाग्र में जानो, जो आपने 10th क्लास में पढ़ोगे अगली क्लास में। तो जो शैवाल है वो तथा कवक जो है, उनके जो बीजाणु होते हैं, छोटे छोटे बीज होते हैं, या ज्वालामुखी पर्वत की जो गैसेज होती हैं वो दलदल अथवा जो सड़ी गली वस्तुएं होती हैं वहाँ से जो निकली हुई गैसें होती हैं आदि क्या करती हैं, वायु में मिलकर के प्रदूषण करती हैं। अगला है रेडियोधर्मी पदार्थ। तो रेडियोधर्मी पदार्थ कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें से वेव्स निकलती है, रेडियोधर्मी किरणें निकलती हैं। तो ऊर्जा जो होता है, ऊर्जा का जो उत्पादन होता है, उत्पादन या फिर अस्त्र शस्त्र जो होते हैं, उनके निर्माण में आजकल क्या हो रहा है, उनके निर्माण में आजकल रेडियोधर्मी पदार्थ जो हैं उनका उपयोग बढ़ गया है। उपयोग बढ़ने से ये क्या है, जो विकिरण होते हैं उनके रूप में जो वायुमंडल है, मतलब विकिरण के रूप में वो आते हैं, और इन पदार्थों के शोधन से जो प्रक्रिया हैं, इन प्रक्रिया या प्रक्रमों में भी कुछ कण जो होते हैं वो वायु में आ जाते हैं, ये जो कण होते हैं वायु में आ जाते हैं, और जो वायु प्रदूषण होता है उसका जो कारण है वो बनाते हैं, यानी वायु प्रदूषण इनकी वजह से फैलता है। जो यूरेनियम है, जो रेडियम है, जो प्लूटोनियम और थोरियम है, ये कुछ उदाहरण हैं इन पदार्थों के। आगे है वायु प्रदूषण के प्रभाव। जब वायु प्रदूषण होता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसको बोलते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो एक जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं वो व्यक्ति की जो रोग से लड़ने की क्षमता होती है, प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उसको कम कर देते हैं, और कम करने के बाद इनका तथा जो SO2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, उसका जो संबंध होता है वो फेफड़ों में क्या करता है, फेफड़ों में कैंसर से भी होता है। दूसरा है जो रुधिर है, यानी जो हमारा ब्लड है, उस ब्लड में जो इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो अधिक होने पर क्या होता है, जो रुधिर होता है उसकी जो कोशिकाएं, खून की जो कोशिकाएं होती हैं, वो उनकी जो ऑक्सीजन लेने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, और ऑक्सीजन लेने की जब क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसमें क्या होता है, उसमें हीमोग्लोबिन के साथ जो होता है वो संयोग, यानी वो जुड़ जाती है, संयोग कर लेते हैं, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्या करते हैं, वो मस्तिष्क जो ब्रेन होता है उस पर गलत इफेक्ट डालते हैं, तो इस पर डालती हैं। अगला है शरीर में शीशे की कम मात्रा। जो शरीर है उसमें पीबी जो ब्लड है उसमें शीशा जो है उसमें उसकी कम मात्रा से जो तंत्रिका तंत्र होता है या फिर जो गुर्दे हैं वो प्रभावित होते हैं, और रुधिर यानी जो ब्लड होता है उस ब्लड में जो शीशे होते हैं, शीशे का क्या होता है, उसकी अधिक मात्रा से क्या होता है, मृत्यु भी हो जाती है अगर लेड की मात्रा हमारे खून में ज़्यादा है तो।
अगला है कैडमियम। कैडमियम जो है वो श्वसन के विष जो है जहर होता है उसका कार्य करता है, सांस लेने में जहर का काम करता है। आगे है धूल। जो धूल और कार्बन के जो कण होते हैं वो पौधों की जो पत्ती होती है उन पर, जो पौधे की पत्ती होती है उन पर क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, और जमा होकर के क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की मतलब पत्तियों से प्रकाश की उपस्थिति में खाना बनाना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, और इसकी जो क्रिया होती है उसको स्लो कर देते हैं, मंद कर देते हैं। आगे हैं वायु प्रदूषण से जो पौधे होते हैं उन पर और जो जंतु होते हैं उन पर प्रतिकूल मतलब बुरा प्रभाव जो है वो पड़ता है। आगे 7वां, सल्फ़र डाइऑक्साइड जो होती है वो उसकी 0.8 से लेके एक जो है पिकोमीटर जो होता है वो उसकी सांद्रता पाई जाती है। बहुत से जो हानिकारक मतलब क्या होते हैं, बहुत से क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। आगे वायुमंडल में जो ओजोन की लेयर होती है O3 जो होती है उसका वो क्या है, उससे आँख के रोग हो जाते हैं, सीने में जलन हो जाती है और खांसी होती है आदि, मतलब ये प्रॉब्लम्स क्या होते हैं इसमें उत्पन्न करती हैं। अगला है अम्ल जो होता है वो जो वायु है वर्षा वायु प्रदूषण के लिए मतलब कारण हो सकती है। आगे है वायु प्रदूषण जो है उसके नियंत्रण यानी कंट्रोल है, उसके उपाय क्या हैं। जो वायु प्रदूषण है उसको कंट्रोल के उपाय क्या हैं, कैसे कैसे उनको कंट्रोल किया जा सकता है। तो जो मेजर्स है ऑफ कंट्रोल करने की, एयर पोल्यूशन यानी एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने की जो मेजर्स है, कैसे करते हैं उसे, के उपाय। पहला होता है जो जीवाश्म होता है, उस ईंधन से जो चलने वाले जो वाहन हैं उनका प्रयोग क्या करना है, उनका प्रयोग कम से कम करना है, ना के बराबर करना है, तो इससे हम बचा सकते हैं। आगे जितने भी कारखाने होते हैं, कारखानों को शहर से दूर स्थापित किया जाता है, दूर रखा जाता है, किया जाना चाहिए। आगे जो अधिक से अधिक जो संख्या है, अधिक से अधिक संख्या में क्या होता है, वृक्ष लगाने चाहिए मतलब। आगे क्या है, जो उत्प्रेरक है या परिवर्तक है उसके परिवर्तकों के जो प्रयोग हैं उनसे क्या होता है, जो मोटर गाड़ियाँ होते हैं, मोटर गाड़ियों से निकलने वाली जो प्रदूषण होता है, प्रदूषक, उसको कम किया जाता है, मतलब कम किया जा सकता है। आगे है घरों में जो जलाए जाते हैं, क्या घरों में जलाए जाने वाले जो चूल्हे होते हैं उन चूल्हों से क्या होता है, धुआं बाहर निकलता है उसकी निकलने की उचित जो व्यवस्था होती है, उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। आगे जो मकान होते हैं, मकान को जो सड़क है, सड़क से दूर बनाया जाना चाहिए, और जिससे क्या होता है, वाहन से आने वाला जो धुआं है, जो गैसेज उससे उत्पन्न होने वाली है, उनके आवास में प्रवेश नहीं करने की, और जो आवास में प्रवेश नहीं करेगी तो पोल्यूशन से बच सकते हैं, प्रदूषण से। अगला है वाहनों में शीशा रहित पेट्रोल। जो वाहन है उसमें पेट्रोल का यूज़ किया है जिसमें शीशा ना हो, शीशा होता है लेड। आगे है गोबर और कूड़ा जो है, गार्बेज जो है, उसको बाहर नहीं फेंकना चाहिए, और इन्हें क्या करना चाहिए, गोबर गैस आदि बनाने के लिए उपयोग में लाना चाहिए। आगे है जल, वाटर। तो क्या होता है, जो जल होता है, जल जो है वो पृथ्वी की सतह के सबसे बड़े भाग जो है उस पर क्या होता है, उस पर ये उपस्थित होता है, और जो भूमिगत भी होता है, भूमि के अंदर भी पाया जाता है। और जल जो होता है, जल की कुछ मात्रा जो है वो जलवाष्प जो होती है, जलवाष्प के रूप में जो वायुमंडल है उसमें भी पाई जाती है। पृथ्वी की जो सतह होती है उस पर जो पाया जाने वाला जो अधिकतर जो जल होता है वो क्या होता है, समुद्री है, मतलब समुद्र है, और जितने भी महासागर रहते हैं उन महासागरों में है। तो यह क्या है, ये खारा होता है, और जो शुद्ध जल होता है वो बर्फ़ के रूप में क्या होता है, दोनों जो ध्रुव होते हैं उन पर बर्फ़ से ढका जो पहाड़ है, बर्फ़ से ढके हुए जो पहाड़ हैं, हाँ, उन पर पाया जाता है। और जो भूमिगत जल, जो भूमि के अंदर जो पाया जाने वाला जल है वो, तथा नदियों तथा झीलों तथा जो तालाब हैं, और जो तालाब हैं उनका जो जल है वो भी क्या करता है, हाँ, वो भी शुद्ध होता है। और फिर क्या करते हैं, फिर भी इस जो जल है उस जल की जो उपलब्धता है वो विभिन्न स्थानों पर, अलग अलग स्थानों पर जो जल की उपलब्धता होती है वो क्या होती है, वो अलग अलग होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। गर्मी में क्या होता है, अधिकतर जो स्थान है, गर्मी में जो अधिकतर स्थान होते हैं उस पर जल की कमी होती है,
और जो ग्राम के जो इलाके हैं, ग्रामीण इलाकों में जहाँ जल होता है उसकी आपूर्ति की जो आपूर्ति होता है उसकी आपूर्ति की जो व्यवस्था होती है वो नहीं होती। वहाँ पर क्या होता है, लोगों का अधिकतर क्या होता है, जो समय होता है, अधिकतर समय जो होता है वो दूर से जल लाने में खर्च हो जाता है, व्यय हो जाते हैं। और जो स्थलीय जीव होते हैं, स्थलीय जीवों को जीवित रहना, जो स्थलीय जीव है उन्हें जीवित रहने के लिए क्या करना होता है, शुद्ध जल की ज़रूरत या आवश्यकता होती है। और क्योंकि जो है जो खारे जल है, खारे जल में नमक की जो क्या होती है, नमक की अधिक मात्रा होने के कारण जो जीव हैं उनका जो शरीर होता है, जीव का जो शरीर होता है वो उसे सहन नहीं कर पाते। और इसलिए क्या होता है, इसलिए जो प्राणी है, प्राणियों तथा जो पौधे होते हैं उनको पृथ्वी पर क्या होता है, पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए क्या होता है, जल की उपलब्धता के जो स्रोत है, जहाँ से जल मिलता है उसकी जो उपलब्धता है, उसके स्रोत जो हैं उसकी संख्या को ही निर्धारित नहीं करता, बल्कि क्या करता है, बल्कि वहाँ के जो जीव हैं उपलब्ध का जो स्रोत हैं वो आवश्यक ज़रूरी होते हैं। जल की जो उपलब्धता होती है वो क्या होती है, वो प्रत्येक स्पीसीज़ के वर्ग जो हैं, उन जो भी स्पीसीज़ के वर्ग हैं उनकी एक विशेष जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में क्या करते हैं, वो जीवित रहते हैं और जीवित रहने में वो सक्षम होते हैं, योग्य होते हैं। उसकी जो संख्या होती है, उसकी संख्या को निर्धारित कर नहीं करती। और वहाँ अपितु क्या होता है, यहाँ पे यह वहाँ के जो जंगल होते हैं उनमें जो विभिन्न या विविधता है उसको भी निर्धारित करती है। यद्यपि जो जल होता है, जल जो पाया जाता है, जल की जो उपलब्धता होती है वो ही केवल एक कारक नहीं है, जल की उपलब्धता होना ही एक कारक नहीं है जो उस क्षेत्र में जीवन के लिए ज़रूरी हो या फिर आवश्यकता हो। तो जो दूसरे कारक हैं जैसे कि तापमान हो गया और जो मिट्टी की प्रकृति हो गई या जो भी महत्वपूर्ण है, परंतु जो जल होता है उस जल का एक जो महत्वपूर्ण संपदा है वो है जो क्या करता है, जीवन को जो स्थल है उस पर क्या करता है, निर्धारित करता है। आगे है जल जीवन के लिए आवश्यक है। जल जो है वो जीवन के लिए ज़रूरी होता है और इसके जो निम्नलिखित कारण है वो इस प्रकार है। हमारा जो शरीर होता है, हमारे शरीर में या फिर कोशिकाओं के अंदर जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर जितने भी सभी प्रक्रिया होते हैं वो जल में घुलते हुए हुई है, मतलब जल में जो घुले हुए पदार्थ होते हैं उनसे हुई है। और अतः जो शरीर होता है वो शरीर होता है उसके एक भाग से दूसरे भाग में पदार्थ जो होता है उसका संग्रह जो है वो घुली हुई अवस्था जो होती है उस अवस्था में होता है। और इसलिए जो शरीर है, शरीर में जो पाया जाने वाला जो भोजन होता है, जल जो होता है वो भोजन से क्या करता है, पोषक प्राप्त करता है और पोषक जो तत्व है उनको घोल देता है और घोलने के बाद इन्हें क्या करता है, शरीर में के जितने भी सभी जो अंग हैं उन अंगों तक पहुंचा देता है। अतः जो सजीव होता है, सजीव प्राणी अपने शिष्य में क्या करता है, जल की जो संतुलित मात्रा हो तो उसको बनाए रखता है। जल जो है वो संवेदन तथा वाष्पन की जो प्रक्रिया होती हैं, इन प्रक्रिया के द्वारा ही मनुष्य जो है वो शरीर के जो तापमान है उनको नियंत्रित या फिर नियंत्रित करता है। हम जो है वो जल का अत्यधिक उपयोग पीने में, जल जो है उसका अधिकतर ज़्यादा उपयोग पीने में करते हैं, नहाने में करते हैं, कपड़े धोने में और कारखाना जो है वो जो खाना है उसको पकाने में, खाने को पकाने में इत्यादि में करते हैं। और जो खाना होता है वो खाने और पहनने और पीने का जो पानी होता है वो कीटाणु रहित होता है तथा वो क्या करते हैं, वो स्वच्छ होना चाहिए उन्हें। आगे है फोर्थ, जल का उपयोग। सामान्यतः जो औषधि होती है उसके रूप में, औषधि जो होती है उसके रूप में भी करते हैं तथा आइस जो बैग होते हैं वो सिर दर्द में क्या करते हैं, आराम पहुंचाते हैं। जबकि जो जल की जो मिट्टी होती है उसका जो इस्तेमाल है वो बुखार को कम करने में किया जाता है। उसी प्रकार से जो ऊंचाई से जो तेज गति से गिरते हुए जो जाल हैं, जल जो है उसकी जो ऊर्जा होती है, मतलब उसमें जल में ऊर्जा होती है जिसका प्रयोग क्या होता है, हम क्या करते हैं, जिसका प्रयोग हम जो बिजली है उसको बनाने में करते हैं।
आगे है बहुत से स्थलीय जंतु हैं, ज़मीन पर रहने वाले जंतु हैं, जैसे कि मेंढक, मछली और मगरमच्छ आदि जो है जल में क्या करते हैं, निवास करते हैं, तथा वे क्या करते हैं, वे जल जो है वो ऑक्सीजन का प्रयोग कर श्वसन जो है उसका क्रिया में करते हैं। आगे 7, कृषि के लिए भी जल जो होता है वो असत्य महत्वपूर्ण है। जल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो पृथ्वी होता है वो पानी के बिना वृद्धि नहीं कर सकता और नहीं कर सकते हैं, और न केवल हमें जो फसल उगाने के लिए एक बड़ी मात्रा में पानी की जो होती है वो आवश्यकता पड़ती है। और जबकि जो एक देश होता है उसका जो कृषि होता है, उसका जो उद्योग है वो वहाँ उपस्थित जो जल है उसकी अधिक मात्रा प्रयोग करते हैं। और इसका आंसर क्या है, जितने भी मतलब उपस्थित हैं जो जंतु का जो स्रोत है उस पर निर्भर करता है। और पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से क्या करते हैं, जल की जो अधिक है उसकी मात्रा का प्रयोग करते हैं। जो जल होता है वो पेड़ शेड में खजाने, जो पेड़ शेड होता है उसमें खजाने तथा अन्य जो पोषक तत्व होते हैं उनका एक परिवहन करने के लिए, ले जाने के लिए क्या होता है, परिवहन करने के लिए एक माध्यम का काम करता है। आगे है जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन। तो क्या होता है, देखिए जो जल होता है वो सभी जीवधारी, जितने भी जीवधारी होते हैं उनके लिए क्या होता है, आवश्यक या ज़रूरी होता है। और जो जल है उसमें कार्बनिक व अकार्बनिक जो पदार्थ होते हैं, जल के अंदर कार्बनिक और कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं, जैसे मतलब गैसें, अन्य खनिज जो होते हैं वो, और जो लवण है वो एक निश्चित अनुपात में क्या हो जाते हैं, घुले हुए होते हैं। यदि जो जल है, जल में अगर उपस्थित हैं तो इन पौधे हैं उन पौधों का जो अनुपात है वो आवश्यक यानी ज़रूरी होता है। और उससे क्या होता है, आवश्यकता से अधिक अथवा कम हो जाने पर वह क्या होता है, जल को कर देता है प्रदूषित जल कहलाता है। और अर्थात जो जल होता है, जल में जो वांछित अवांछित जो पदार्थ होते हैं उनका मिलना ही क्या कहलाता है, जल का प्रदूषण कहलाता है। और प्रदूषण जो होता है वो जल जो है वो पीने योग्य नहीं रहता, और यह सभी क्या होता है, जो जीवधारी होते हैं उन जीवधारियों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। आगे हैं जल प्रदूषण के कारण, क्या कारण है जल प्रदूषण के। तो कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो पहला है कि जो तालाब है, उन तालाब में जो पशु होते हैं उनको नहलाने से, अगर हम तालाब में पशु को नहलाते हैं तो नहलाने से जो वो तालाब होता है उसका पानी क्या होता है, ख़राब या प्रदूषित हो जाता है। और जो कपड़े हैं जो धोने हैं, कपड़े जो हैं धोने जो हैं वो बर्तन साफ़ करने हैं, और नहाने में जितने भी होता है प्रयोग किए जाते हैं, वो प्रयोग किए जाने वाले जो साबुन होते हैं, और जो बहकर जो क्या है नदियों में तथा नदियों से झीलों में, नदियों से नालों में, नालों से तालाबों में, झीलों से पहुंचकर जल जो है उसको प्रदूषित करती है। जितनी भी नालियां हैं, नालियों का जो दूषित जल जो होता है वो नदी के द्वारा और झीलों में जाकर इनके जो जल की जो शुद्ध करने वाली जो सुदूषित करता है। कुल जो शैवाल हैं वो नीले हरे तथा जो शैवाल होते हैं वो मेनली नीले हरे होते हैं, तथा जो विषाणु होते हैं वो जल में क्या होते हैं, पनप कर जो जल है उस जल को ही क्या कर देते हैं, प्रदूषण को बढ़ा देते हैं, जल के प्रदूषण को। आगे खेतों में जो डाले होते हैं, खेतों में डाले गए जो एल्ड्रियन जो है, डीडीटी जो है आदि जो कीटनाशक पदार्थ होते हैं, वो कीटनाशक पदार्थ जो वर्षा है उसके जल के साथ क्या करते हैं, बहकर जो नदी तथा जलाशय जो है, जलाशयों के जल को क्या करते हैं, दूषित कर देता है। और मृत जो जीव जंतु होते हैं उनको जल में प्रवाहित करने से जो जल होता है वो प्रदूषण होता है। आगे है, अगला जो है वो है संश्लेषित रसायन, जो रसायन बनाए जाते हैं। तो जो संश्लेषित रसायन होते हैं वो जल में मिलना भी क्या होता है, प्रदूषण का एक क्या होता है, कारण होता है। आगे क्या होता है, आगे है
आगे विभिन्न प्रकार के जो उद्योग होते हैं उसमें प्रयुक्त माने यूज़ होने वाले वो जो विषैले यानी जो जहरीले पदार्थ होते हैं, जैसे कि कागज़ उद्योग में प्रयुक्त या यूज़ होने वाले जो पारा है, पारा मतलब Hg यानी जो मरकरी है, उसके जो लवण होते हैं वो क्या करते हैं, वो जलाशयों तथा नदियां हैं उनको क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। आगे देखो इसमें बताया गया है जो जल प्रदूषण उसके विभिन्न कारक क्या हैं, किस किस वजह से फैलता है। तो औद्योगिक जो बाहर फैलने वाले जो वो होते हैं गैसेस, वो घरेलू जो घर से जो निकालने वाली वाहित मल होता है वो, और पशुओं का नहाना और कपड़े धोना, और रेडियो एक्टिव जो अपशिष्ट है उनका यूज़ करना, कृषि का जो बहिस्राव है, कृषि का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो, और मानव स्नान, ये सारे हैं जल प्रदूषण को मतलब जल प्रदूषण करते हैं। तो आगे हैं जल प्रदूषण के प्रभाव क्या होते हैं, इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, ये क्या होता है। तो जो प्रदूषित जल होता है उससे सिंचाई करने पर, जब हम सिंचाई करते हैं प्रदूषित जल की सिंचाई करने पर जो खेती योग्य जो भूमि होती है वो बंजर हो जाती है, और बंजर होने पर यूज़ नहीं होती। तो मनुष्य में जो प्रदूषण है, मनुष्य जो है मनुष्य में प्रदूषण जल के सेवन से, यूज़ से, अगर हम यूज़ करते हैं प्रदूषित जल को तो हमें हैज़ा, टाइफाइड, आंत वाला रोग या फिर पीलिया आदि क्या होते हैं, ये रोग हो जाते हैं। आगे है फ्लोराइड्स क्या है, फ्लोराइड्स के द्वारा जो प्रदूषित जल है उसको फ्लोरोसिस जो है एक रोग होता है उस वो हो जाता है, जिससे क्या होता है जिसमें क्या होता है दांत और अस्थियां क्या होती है, कमज़ोर हो जाती हैं। आगे है विषाणु तथा जीवाणु युक्त प्रदूषण। तो जो पानी है, पानी के उपयोग से मनुष्य जो होता है और जो पक्षी होते हैं अगर उसमें ये पाए जाते हैं तो उसके विभिन्न प्रकार में क्या होते हैं, इनमें बीमारियां हो जाती हैं। आगे है पारे तथा शीशे, जो Hg यानी मरकरी जो है, पारा जो Pb लेड जो है, उसके जो यौगिक होते हैं वो जल तथा जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनके बीच में मध्य भाग में क्या होते हैं, मछलियों के शरीर में क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं। और ऐसी क्या होते हैं, ऐसी जो मछलियाँ होती हैं उनके सेवन से मनुष्य के जो आँख होती हैं, आँखों तथा मस्तिष्क पर क्या करते हैं, उल्टा प्रभाव पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव। जल प्रदूषण जो है उसके कारण जो जलीय जीव होते हैं वो क्या होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। और जैसे पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ के जल पर फैल जाने से भी ऐसा होता है। अगर वो फैल जाते हैं तो फैल जाने पर होने वाला जो जल प्रदूषण है उसके कारण मछली जो होती हैं उनको उचित मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, और जिसकी वजह से क्या होते हैं, वह बड़ी संख्या में क्या होते हैं, मरने लगती हैं। आगे है जल में घुली हुई ऑक्सीजन। तो जल में रहने वाले जो पौधे होते हैं तथा जंतु जो होते हैं उनके द्वारा जो उपयोग की जाती है किसी भी तरह से जो परिवर्तन होता है इस घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है, और जो उसका जो जलीय जीव जो होता है उसमें क्या होता है, उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। और जो जलाशय होते हैं उनसे अन्य जो पोषक होते हैं उनकी कमी भी हो जाती है। आगे है जलीय जीव जो है जिस जलाशय में वो रहते हैं वे वहाँ के एक स्पेशल या विशिष्ट तापमान के अनुकूलित होते हैं, मतलब एक विशिष्ट तापमान को सहन कर पाते हैं। और उस तापमान में अचानक जो परिवर्तन चेंज जो आता है उनके लिए क्या खतरनाक होता है। और ये क्या होता है, यह क्या है, प्रजनन की जो प्रक्रिया है उसको भी क्या करता है, ये प्रभावित करता है। और जो विभिन्न प्रकार के जो जंतु होते हैं, जंतुओं के जो अंडे होते हैं उनको तथा लार्वा जो होता है वो तापमान परिवर्तन के प्रति क्या होता है, संवेदनशील होते हैं। आगे है जल प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय, कि जल प्रदूषण जो होता है उसका कंट्रोल कैसे करना है, नियंत्रण कैसे करना है। तो कंट्रोल मेजर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। पहला क्या करना है, जो घर हैं, घरों से निकलने वाले जो गंदे पानी होता है, गंदे पानी व जो मल होता है उसको शुद्ध जल वाले जो जलाशय होते हैं उनमें कभी नहीं मिलने नहीं देना चाहिए। तो जो तेलीय पदार्थ होते हैं उनको जल में नहीं डालना चाहिए। जितनी भी नदी होती है, नदियों के किनारे पर जो बर्तन होता है, जो कपड़े होते हैं वो नहीं धोने चाहिए। आगे है जलाशय जो होते हैं उनमें जो कूड़ा करकट होता है उसको नहीं डालना चाहिए, बल्कि क्या होता है, बल्कि जो शहर होता है, शहर के बाहर किसी गड्ढे में डालकर जो मिट्टी है, मिट्टी से क्या किया जाता है, इसको ढक देना चाहिए। आगे है जल को शुद्ध
जल को शुद्ध रखने के लिए इनमें क्या होते हैं, इनमें शैवाल तथा पानी के जो पौधे होते हैं उनका क्या होता है, प्रयोग किया जाना चाहिए। आगे है जो प्रदूषित जो जलाशय होता है, जलाशयों के समय समय पर क्या करना चाहिए, समय समय पर सफाई करते रहना चाहिए इनकी। आगे जो मरा हुआ जो पशु होते हैं, मृत जो पशु होते हैं, पशुओं तथा मनुष्य को नदी जो है, हाँ, नदी में नहीं बहाया जाना चाहिए। आगे है जिन तालाबों का जो पानी होता है वो पशुओं के द्वारा पीने में प्रयुक्त यानी यूज़ होता है, उनमें हमेशा मतलब कभी भी उनमें कपड़े नहीं धोने चाहिए या फिर गंदी जो वस्तुएं होती हैं वो वहाँ पे नहीं धोनी चाहिए। आगे है मृदा यानी सॉइल यानी मिट्टी। तो क्या है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो सबसे बाहर की जो परत होती है, भूपृष्ठ, जो भूमि का जो पृष्ठ होता है वो, और इस पृष्ठ में पाए जाने वाले जो खनिज होते हैं, खनिज जो जीव होते हैं, उन जीवों को विभिन्न प्रकार के पालन पोषण करने वाले जो तत्व होते हैं वो प्रदान करते हैं। लेकिन क्या है, ये जो खनिज होते हैं वो बड़े क्या है, जो पत्थर रहते हैं, पत्थरों के साथ जुड़े होते हैं। तो क्या करते हैं, ये जो जीव हैं वो जीवों के लिए क्या होते हैं, उपलब्ध नहीं होते। हज़ारों और लाखों वर्ष के लंबे जो समय है उसके अंतराल में, उसके टाइम में जो पृथ्वी होती है उसकी जो सतह होती है, उसकी जो सतह या उसके जो समीप पास पाए जाने वाले जितने भी पत्थर या विभिन्न प्रकार के जो भौतिक रासायनिक होते हैं और कुछ जो जैव प्रक्रम होते हैं उनके द्वारा जो टूट जाते हैं, और टूटने के बाद जो सबसे अंत में बचा हुआ जो छोटे छोटे कण होते हैं उन्हीं को ही मृदा कहा जाता है या मिट्टी कहा जाता है। और मिट्टी क्या है, एक मिश्रण है। तो मृदा का निर्माण कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो मृदा जो है उसके निर्माण में निम्न कारक जो है वो भाग लेते हैं। पहला है सूर्य। सूर्य जो है वो दिन के समय क्या होता है, पत्थरों को गर्म कर देता है, और जिससे क्या होते हैं वे प्रसारित होते हैं, फैल जाते हैं, और प्रसारित होने पर रात के समय क्या होता है, ये पत्थर जो होते हैं ठंडे होते हैं और संकुचित हो जाते हैं, मतलब सिकुड़ जाते हैं। और क्योंकि जो पत्थर है उसका प्रत्येक भाग जो होता है एक जैसा तो होता नहीं है, तो असमान रूप से क्या होता है, फैला हुआ होता है, प्रसारित होता है। और जो संकुचित होता है मतलब, और अतः क्या है, ऐसा बार बार होने से जो पत्थर होता है, पत्थर में क्या होती है, दरार आ जाती है। और दरार जब आ जाती है तो अंत में क्या होता है, ये बड़े पत्थर जो होते हैं वो टूटकर छोटे छोटे जो कण होते हैं उन कणों में क्या विभाजित यानी टूट जाते हैं। आगे है जल। जल जो है, जल मृदा के जो निर्माण होता है, निर्माण में दो प्रकार से सहायता करते हैं। और जो पहला जो सूर्य के ताप से, मतलब पहला जो होता है वो सूर्य के ताप से बने जो पत्थर होते हैं उनकी जो दरार है, उनकी दरार में चला जाता है। और यदि यह जो जल होता है, यही जल क्या होता है, बाद में क्या होता है, जम जाता है, और जमने के बाद यह जम जाता है तो यह दरार को और अधिक क्या कर देता है, चौड़ा कर देता है। चौड़ा करने के बाद जो दूसरा जो बहता हुआ जो जल होता है वो कठोर पत्थर जो है उसको भी तोड़ फोड़ देता है। तेज़ गति के साथ जो बहता हुआ जो जल होता है प्राय क्या होता है, अपने साथ बड़े बड़े और छोटे छोटे जो कण होते हैं, छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं वो बहा कर ले जाता है। और ये जो पत्थर होते हैं वो दूसरे पत्थरों के साथ क्या करते हैं, टकराते हैं, और टकरा कर और छोटे छोटे जो कण आते हैं उन कणों में क्या हो जाता है, बदल जाता है। और जो जल है वो पत्थरों के इन कणों को अपने साथ क्या होता है, ले जाता है, और इन्हें क्या होता है, उन्हें क्या करता है, उन्हें आगे ले जाता है और निक्षेपित कहीं मतलब बिछा देता है, फैला देता है, निक्षेपित कर देता है, बाहर छोड़ देता है। और इस प्रक्रिया को ही मृदा अपने मूल जो पत्थर था उस पत्थर से काफ़ी दूर वाले स्थान पर चली जाती है, पाई जाती है। आगे है वायु। जिस प्रकार जल जो है उसमें पत्थर एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे से टकराने के कारण टूटते हैं, और उसी प्रकार क्या होता है, उसी प्रकार जो तेज़ हवाएं होती हैं वो भी क्या करती हैं, पत्थरों को तोड़ देती हैं। और जो वायु होता है वो जल की एक सतह जो होती है उस सतह पर जो बालू जो होती है, मिट्टू जो रेत होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर देती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। जो जीव होते हैं, जीव भी जो मृदा मिट्टी जो होती है उसके बनने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को क्या करते हैं, वो प्रभावित करते हैं। और जो लाइकिन पत्थर होते हैं, लाइकिन जो होता है वो पत्थरों की सतह पर क्या होते हैं, उस पर भी उग जाते हैं,
और जो लाइकेन जो जीव होते हैं वो इस क्रम में इस तरीके से एक पदार्थ को छोड़ते हैं, तो जो पत्थर होता है, पत्थर की जो सतह होती है उसको चूर्ण के समान कर देते हैं, चूर्ण के समान कर देते हैं। और जो मिट्टी होती है उसकी एक जो पतली परत जो होती है उसका निर्माण करता है। और अब क्या होता है, इस सतह पर जो मोस जो पौधे होते हैं, जैसे दूसरे छोटे छोटे पौधे क्या होते हैं वो उगने में जो क्या होते हैं सक्षम या योग्य हो जाते हैं। और क्या करते हैं ये, और ये जो पत्थर होते हैं उन पत्थरों की ओर अधिक तोड़ते हैं। और बड़े जो पेड़ होते हैं, बड़े पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो कभी कभी क्या होती हैं, वो पत्थरों में बनी जो दरारें होती हैं उनमें चली जाती हैं, जिससे क्या होता है, जिससे दरार और जो चौड़ी दरार हो जाती है और चौड़ी हो जाती हैं। अतः जो मृदा यानी मिट्टी जो होती है वो एक मिश्रण है, जिसमें क्या होता है, जिसमें विभिन्न आकार के छोटे छोटे जो कण हैं वो मिले होते हैं। और इसमें क्या होता है, सड़े गले जो जीव होते हैं उनके ही कण इसमें क्या होते हैं, इसमें मिले होते हैं, जिनसे क्या बोलते हैं ह्यूमस, यानी ह्यूमस कहते हैं। और इसके अतिरिक्त, इसके अलावा जो मिट्टी होती है, मिट्टी के विभिन्न प्रकार के जो सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे छोटे जो जीव होते हैं वो भी इसमें मिलते हैं। मृदा यानी मिट्टी जो होती है उसके जो प्रकार हैं उसका निर्णय जो है वो उसमें पाए जाने वाले जो कण हैं उन कणों के औसत आकार या फिर उनके द्वारा जो निर्धारित किया जाता है। मृदा जो है, मिट्टी जो है, उसके गुण को उसमें उपस्थित जो ह्यूमस होते हैं उसकी मात्रा उसमें पाई जाती है, या पाए जाने वाले जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनके आधार पर ही मतलब उनको किया जाता है। जो मृदा होती है, मिट्टी जो होती है, उसकी जो संरचना होती है, उसका जो मुख्य कारक होता है वो ह्यूमस ही होता है। और क्योंकि ये जो क्या होता है, यह मृदा को क्या बनाता है, सैरंध्र बनाते हैं। और वायु जो होती है और जो जल जो होता है उसको, जो भूमि होती है, भूमि के अंदर जाने में क्या करता है, सहायक होता है। खनिज जो होते हैं, खनिज पोषक जो होते हैं, वो तत्व जो उस मृदा या मिट्टी में जो होते हैं पाए जाते हैं, वह उन पदार्थों पर निर्भर करते हैं, यानी उन पर डिपेंड होते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे मृदा जो होती है वो बनी होती है। और किस मृदा पर कौन सा पौधा होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस मृदा में पोषक तत्व कितने हैं, और जो ह्यूमस होता है, ह्यूमस की मात्रा जो है वो कितनी है, उसकी जो गहराई क्या है। और इस प्रकार जो मृदा है, मिट्टी जो है, मिट्टी की जो ऊपर की परत होती है उसमें, जिसमें मृदा के जो कण होते हैं, वो कणों के अतिरिक्त ह्यूमस जो है और जो सजीव कितने स्थित होते हैं। और उसमें क्या होते हैं, ऊपरी मृदा, ऊपर की जो मृदा जिसको टॉप सोइल कहते हैं, टॉप सोइल कहा जाता है, ऊपर की जो मृदा होती है उसकी जो गुणवत्ता होती है, उस जो वो क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र की जीव जो हैं उनकी जीवों की विविधता के आधार पर निर्धारित किया जाता है। आगे है मृदा या भूमि प्रदूषण यानी सोइल पोल्यूशन। तो आधुनिक खेती होती है उसमें जो कीटनाशक है, मतलब आजकल जो खेती होती है उसमें कीटनाशक जो होते हैं, कीटनाशक जो होते हैं, वो उर्वरा को बहुत बड़ी मात्रा में क्या करते हैं, उस प्रयोग हो रहा है, मतलब इन चीज़ों का। तो लंबे समय तक अगर इन पदार्थों का उपयोग करेंगे, तो उपयोग करने से जो मिट्टी होती है उसके जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या होते हैं, वो मर जाते हैं। और मृदा जो होती है उसकी जो संरचना, मिट्टी जो होती है उसका स्ट्रक्चर यानी जो संरचना होती है उसको नष्ट कर देते हैं, जो कि जो मृदा है, मिट्टी जो है, उसके जो पोषक तत्व है उनका पुनः चक्रण करते हैं। और भूमि जो है, भूमि में स्थित जो ह्यूमस होता है वो बनने की जो सहायक केंचुए होते हैं, केंचुओं को भी ये क्या कर देते हैं, मार देते हैं, समाप्त कर देते हैं। और अगर जो संपूषणीय जो खेती है वो नहीं की जाए, तो मतलब अगर ऐसी खेती नहीं की जाए तो जो उपजाऊ मृदा है वो जल्दी ही क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी और भूमि में परिवर्तित हो जाएगी, बंजर भूमि में। मृदा जो है, मृदा से उपयोगी जो घटक होते हैं उन घटक को हटाना और मृदा में दूसरे जो हानिकारक जो पदार्थ हैं उनको मिलाना ही मृदा की जो उर्वरकता को क्या करता है, प्रभावित करता है। और उसमें क्या होता है, उसमें स्थित जो जैविक जो विविधता है उसको नष्ट कर देते हैं, जीवों की जो विविधता होती है उसे ही क्या बोलते हैं, उसे भूमि प्रदूषण कहा जाता है। आगे है जो मृदा होती है जिसे हम आज एक स्थान पर देखते हैं, तो वह क्या है,
वह लंबे समय के अंतराल में एक मतलब समय अंतराल के बाद निर्मित हुई है। और जबकि यद्यपि जो कुछ मृदा होती है, उन मृदा को मिट्टी को एक स्थान पर जो निर्मित करने वाले जो कुछ कारक होते हैं, उन कारकों को इसको किसी दूसरे स्थान पर स्थानांतरित यानी ट्रांसफ़र करने के लिए भी उत्तरदायी होती है। मिट्टी जो होती है उसके जो महीन छोटे छोटे जो कण होते हैं वो प्रवाहित जो वायु है या जल उसके साथ क्या होते हैं, उसके साथ भी एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं यानी स्थानांतरित हो जाते हैं। और मृदा के जो सारे जो कण हैं, समस्त जो सारे कण होते हैं, उनके स्थानांतरित हो जाने से ये क्या होता है, हो जाने पर जो कठोर पत्थर होता है वो बाहर आ जाता है, नीचे का पत्थर। और इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण संपदा जो संसाधन है उसका हानि या उसकी नुकसान हो जाती है, क्योंकि जो पत्थर होता है उस पर जो उर्वरकता होती है वो ना के बराबर या नगण्य होती है। आगे है मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन। तो जो जल होता है और जो वायु होता है उसके प्रकोप से कई बार जो भूमि होती है, भूमि की जो ऊपरी सतह होती है, ऊपर वाली जो मिट्टी होती है वो क्या होती है, कभी कभी जल के साथ बह जाती है और या वायु के द्वारा क्या होती है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो जो भूमि है, भूमि का इस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो बहना होता है, बह जाना ही मृदा अपरदन कहलाता है। आगे है सोइल इरोजन, मतलब ये कहलाता है। तो पूरे विश्व में जो बड़े स्तर पर जो जंगल हैं उनको क्या किया जा रहा है, उनको काटना न केवल जैविक जीवों की विविधता को नष्ट करना होता है, मतलब इसको नष्ट कर रहा है, बल्कि जो मृदा है, मिट्टी जो है उसके अपरदन के लिए भी ये उत्तरदायी होता है। मृदा जो अपरदन है उसको रोकना बड़ा कठिन है, मतलब बड़ा मुश्किल है। तो जो मृदा अपरदन है उसको रोकने के लिए के तरीके जो हैं, वो मृदा अपरदन को रोकने तथा कम करने के लिए कुछ निम्नलिखित तरीके दिए हैं, जिनको जो क्या है अपनाया जा सकता है। पहला है भूमि को समतल करना। जो ढालू भूमि है, वो भूमि से वर्षा का जो जल है वो ढाल की दिशा में तेज़ी से क्या होता है, बहता है। और तेज़ी से क्या होता है, जो बहाव होता है, उस बहाव के कारण जो मिट्टी होती है वो कटकर बह जाती है और जल के साथ क्या होती है, वो बह जाती है। जिससे क्या होता है, जो मृदा यानी मिट्टी है उसका अपरदन हो जाता है। और अतः जो भूमि है वो भूमि क्या हो जाती है, उसको समतल रखना चाहिए। दूसरा, मजबूती मेड़ बनाना। तो जो खेत होते हैं, खेत की मेड़बंदी करनी चाहिए, जिससे क्या होता है, खेत से जो पानी होता है वो बाहर न जा सके और मिट्टी का कटाव न हो सके। आगे है रेतीली भूमि। रेतीली भूमि में जीवों का जो अंश होता है वो खाद का मिलाना। जो रेतीली भूमि होती है उसमें वो हल्की होती है, और हल्की मिट्टी जो होती है वो जल के साथ क्या करती है, जल्दी बह जाती है। तो अतः जो रेतीली भूमि होती है उसमें जो जीव का अंश है वो पदार्थ मिलाया जाना चाहिए, जिससे क्या होता है, उसकी जो मिट्टी होती है, मिट्टी के जो कण होते हैं वो मिट्टी के जो कण होते हैं, मिट्टी के कण आपस में बंधे रहते हैं तथा मिट्टी के जो जल होते हैं, जल के साथ वो बह ना सके। आगे है वनस्पति का उगना। तो वह भूमि जिस पर जो फसल है या फिर पौधे जो हैं वो नहीं उगाए जा सकते या नहीं उगाए जाते, वर्षा के जल के साथ क्या होते हैं, वर्षा के जल के साथ वो बह जाते हैं। पौधे जो होते हैं, पौधे उगने से मिट्टी जो है, मिट्टी के कण क्या है, जड़ों द्वारा मजबूती से क्या होते हैं, बंधे रहते हैं और वो क्या करते हैं तथा आसानी से बहते जो जल हैं उसके साथ अलग नहीं होते। अतः जो पेड़ पौधे होते हैं वो उगकर इसे रोक सकते हैं। आगे है भूमि के जो ढाल है उसके विपरीत फसल उगाना। तो पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है, जो भूमि होती है वो प्राय ढालू होती है, मतलब ढलान के फॉर्म में होती है। तो ऐसी भूमि पर जो खेत होता है उस खेत की जो जुताई जो है ढाल के विपरीत दिशा में करनी चाहिए, जो विपरीत दिशा होती है। तो जो फसल है उसकी जो कतारें होती हैं वो भी ढाल होती है उसकी उल्टी या विपरीत दिशा में बोनी चाहिए, जिससे ढालू जो भूमि होती है वो क्या करती है, उस पर पट्टियों के से इस प्रकार खेती करनी चाहिए, जिससे क्या होगा, ताकि जो प्रत्येक पट्टी है वो एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, सीढ़ी के आकार का सीढ़ी नुमा हो जिससे
कि जल जो है वो तेज़ी से बह बह सके। आगे है वायु रोधक पौधे लगाना, जो वायु को रोकते हैं। तो ऐसी जगह जहाँ भूमि रेतीली हो और वायु जो है वो तेज़ी से मतलब चलती हो, तो वहाँ क्या होता है, जो खेत हैं, खेतों के चारों ओर क्या होता है, लंबे व घने पौधे होते हैं वो उगाने चाहिए। जिससे क्या होता है, जिससे कि जो वायु है उसका तेज़ प्रभाव जो है वो भूमि पर न पड़े, और जो मिट्टी होती है, मिट्टी के जो कण होते हैं वो वायु के साथ न बहें, न उड़ सके। आगे है भूमि सुधार। कई बार जो भूमि होती है उसकी जो क्षारीयता होती है उससे क्या है, अम्लता के कारण क्या होता है, दोषयुक्त हो जाती है, उसमें दोष हो जाते हैं, और ऐसी भूमि जो है वो कृषि के अयोग्य होती है, मतलब कृषि योग्य वो नहीं होती। तो अतः क्या होता है, जो उपज है वो प्राप्त करने के लिए जो भूमि होती है, भूमि के इन जो दोष हैं उन दोष को दूर करना ही ज़रूरी आवश्यक होता है। तो जो भूमि है, भूमि का जो कटाव है उससे क्या होते हैं, दोष रहित, उससे दोष मुक्त करने के लिए भूमि सुरक्षित रहती है। इसलिए मृदा जो अपवर्तन है, अपवर्तन जो है उसके साथ साथ भूमि जो है वो सुधार की ओर भी मतलब उसका ध्यान देना चाहिए। आगे है जैव रासायनिक चक्र, यानी बायोकेमिकल साइकिल। ये क्या होती हैं? तो जीव मंडल जो है, जीव मंडल के जो जैविक और अजैविक जो घटक होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, उसके बीच एक सामंजस्य जो है वो जीव मंडल को क्या करता है, बनाए रखता है, गतिशील बनाता है या स्थिर बनाता है। तो इस सामंजस्य के द्वारा जो जीव मंडल होते हैं, जीव मंडल के जो विभिन्न घटक होते हैं, उन घटकों के बीच जो पदार्थ होता है और जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा का क्या होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, मतलब ट्रांसफ़र होती है। तो जो पौधे होते हैं, वो पौधे जैसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में क्या करते हैं, वायुमंडल से वो प्राप्त करते हैं, तथा जो पौधे होते हैं उनके द्वारा मिट्टी से पानी के स्थान पर जो खनिज है, पानी के साथ साथ क्या होता है, खनिज भी ग्रहण किया जाता है। और इस प्रक्रिया में जो कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फ़र है, फास्फोरस जो है, तथा जो जल होता है वो आदि क्या होते हैं, भाग लेते हैं। और क्या होता है, ये पदार्थ जो है या जो तत्व हैं वो पारिस्थितिक जो तंत्र होता है उसके जो उत्पाद होते हैं, उत्पाद स्तर में प्रवेश करने के बाद या पश्चात क्या होता है, दूसरे स्तर पर जो स्थानांतरित यानी ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। और इनका जो स्थानांतरण है वो एवं जो परिवहन है वो मिट्टी, वायु, जल तथा जो जैव जीवों के द्वारा होता है। इन रसायनों की जो पारिस्थितिकी है, जो तंत्र है, तथा जीवमंडल है उसमें दोबारा यानी पुनः क्या होता है, वो प्रवेश करना ही जैव रसायन जो चक्र है वो कहलाता है। ऊर्जा की तरह ये रसायन भी नष्ट नहीं होते, और पौधे जो हैं, पौधे एवं जंतुओं के जो मृत शरीर होते हैं, मरे हुए जो शरीर होते हैं, उनके जो बचे हुए पार्ट यानी अपघटक जो होते हैं उनके द्वारा अपघटित किए जाने पर ये क्या होते हैं, ये पदार्थ फिर से क्या होता है, पोषण जो भंडार है उसमें मुक्त या छोड़ दिए जाते हैं, मुक्त कर दिए जाते हैं। और जिन्हें क्या बोलते हैं, जिन्हें फिर किया जाता है, फिर पौधों द्वारा अवशोषित किया जाता है। इन पदार्थों के दोबारा या पुनः चक्रण में जो अपघटक है उनकी क्या होती है, मुख्य भूमिका होती है। तो पहला है जल चक्र यानी वाटर साइकिल। तो जीवधारी जो हैं उनके शरीर में जो जल है उसकी एक निश्चित क्या होती है, उसकी एक निश्चित मात्रा होती है। और क्योंकि जो जल होता है वो जीवधारियों की जो संरचना होती है एवं जो जीव हैं उनकी जो क्रियाएं होती हैं उनके चालू होने से संचालन के लिए क्या होती है, ज़रूरी है, आवश्यक होती है। जो जीवधारी होते हैं वो पौधे व जो जंतु होते हैं जल को वर्षा द्वारा, जो वर्षा होती है उसके द्वारा अथवा भूमि से प्राप्त करते हैं। आगे है वाष्पीकरण द्वारा जो नदियां हैं उनको तालाबों तथा समुद्रों का जो जल होता है वो वायुमंडल में पहुंचता है। और जो वाष्पोत्सर्जन होता है उस क्रिया के द्वारा जो पौधे होते हैं वो मिट्टी से अवशोषित अधिकांश जो जल है उसको वाष्प के रूप में वापस वायुमंडल में क्या कर देते हैं, पहुंचा देते हैं।
तो पहुँचाने का जो कार्य करते हैं। वायुमंडल जो है, वायुमंडल में उपस्थित जो जल वाष्प होती है वो संघनित यानी ठंडी होकर के दोबारा क्या हो जाती है, वर्षा बन जाती है, और वर्षा जो है वो भूमि पर आ जाती है। और इसमें क्या होता है, जो कुछ जल होता है वो मृदा जल जो होती है वो मिट्टी के अंदर चला जाता है, और जो भूजल या भूमि का जो जल होता है वो हिस्सा बनाता है। और कुछ जल जो है वो कहाँ चला जाता है, वो नदियों के द्वारा समुद्र में चला जाता है। और जो पौधे होते हैं वो जल की को क्या करते हैं, भूमि या जलाशयों से क्या करते हैं, जलाशयों से, तथा जंतु जो है वो जल को सीधे अथवा भोज्य पदार्थ जो होते हैं, भोजन करने पदार्थ से प्राप्त करते हैं। पौधों की जो पत्ती होती हैं, पौधों की पत्तियों से वाष्पीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो जीवधारी होते हैं उनमें क्या होते हैं, सांस लेना, श्वसन तथा उत्सर्जी जो अंग होते हैं उनके द्वारा जल का अधिकांश ज़्यादातर जो भाग होता है वो वातावरण में दोबारा मुक्त होता रहता है। जीव जो है, जंतुओं तथा पौधे जो हैं, उनके जो मरे हुए जो शरीर होते हैं उनके अपघटन से भी जो जल है वो मुक्त होकर पुनः दोबारा वातावरण में वापस चला जाता है। और इस प्रकार जीवधारी जो होते हैं वो जितना जल वातावरण से प्राप्त करते हैं उतना ही जल जो होता है वो वातावरण में मुक्त कर देते हैं। और इस प्रकार जो जल होता है, जो जल चक्र होता है वो निरंतर यानी कंटिन्यूस रहता है, चलता रहता है, मतलब लगातार। आगे तो ये देखो इस चक्र को दिखाया गया है। वाष्पीकरण होने से जो जल होता है वो वाष्प में बदल जाता है और वापस मतलब समुद्र से वाष्पीकरण के द्वारा जाता है और बादलों से बारिश पड़ के वापस नहीं आता है। तो ये जो प्रक्रिया है वो प्रकृति में जल जो चक्र है उसको निर्धारित करती है, शो कराती है। आगे जल बहुत से पदार्थ जो होते हैं उनको घुलने में जरूर सक्षम होते हैं, और जो घुलने में क्या होता है, घुलने वाले जो खनिज होते हैं उन खनिजों से होकर जल जो है, जब जल गुजरता है तो इनमें से कुछ खनिज जो है होते हैं वो जल में घुल जाते हैं। और इस प्रकार जो नदी होती है, नदी बहुत से जो पोषक तत्व होते हैं उनको सतह से समुद्र में ले जाती है, और इनका क्या करते हैं, इनका जो इस्तेमाल होता है वो समुद्री जीव जंतु द्वारा किया जाता है। आगे है दूसरा नाइट्रोजन चक्र या फिर नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन जो है वो सजीव, जितने भी जीव हैं उनके लिए क्या होता है, एक आवश्यक यानी ज़रूरी तत्व होता है। और ये क्या होता है, ये जीवों में बीजों में क्लोरोफिल पाया जाता है, और प्रोटीन, न्यूक्लिक जो अम्ल होता है, न्यूक्लिक अम्ल, और जैसे डीएनए, आरएनए, नाइट्रोजन यौगिक होते हैं कुछ आदि बनाने के लिए ज़रूरी होता है। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होता है उसकी जो मात्रा होती है वो लगभग 79% होती है जो वायुमंडल में उपस्थित होती है। अन्य जो सभी जितने भी गैसेस से अधिक है। प्रकृति में जो नाइट्रोजन होती है उससे गैस जो है स्वतंत्र अवस्था में मतलब पाई जाती है। यद्यपि जो नाइट्रोजन वायुमंडल में क्या है, प्रचुर मात्रा में क्या होती है, उपस्थित होती है। और फिर भी जो पौधे होते हैं वो जंतु इनका क्या करते हैं, इनका उपयोग करते हैं, और सीधे रूप में मतलब ये नहीं कर पाते, इनका उपयोग सीधे रूप में नहीं कर सकते। तो कुछ जो नाइट्रोजन को स्थिर करने वाले क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं, जिनको नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया भी बोलते हैं, जैसे कि राइजोबियम, और दूसरा है क्लोस्टेरिडियम या फिर नोस्टोक या फिर एनाबिना। ये क्या है, ये कुछ बैक्टीरिया हैं। तथा कुछ नीले हरे जो शैवाल होते हैं, नील हरी शैवाल या फिर ब्लू ग्रीन जो एल्गी है, वो ही वायुमंडल जो नाइट्रोजन है उसका सीधा उपयोग कर सकते हैं। नाइट्रोजन जो है उसका स्थिरीकरण करना, नाइट्रोजन को स्थिर करने वाले जो जीवाणु होते हैं या फिर जो स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, रहते हैं, या फिर द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं जैसे कि हो गए मटर, उनकी जो जड़ हैं, जड़ों में एक विशेष प्रकार जो क्या होता है, एक विशेष प्रकार की मूल जो ग्रंथिका होती हैं, जड़ जो होती है वो पाई जाती हैं। और कुछ छोटे छोटे जो सूक्ष्म जो जीव होते हैं, जो नाइट्रोसोमोनास जो हैं तथा नाइट्रोबैक्टर, वो
अमोनिया को नाइट्रेट में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, और जो मिट्टी होती है, जो मृदा होती है, उसको वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो होती है, वायुमंडल का जो नाइट्रोजन है, या फिर वर्षा, बिजली चमकने तथा जीवाणुओं से प्राप्त होती है। पौधे जो होते हैं वो नाइट्रोजन को मृदा से क्या करते हैं, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स और अमोनिया, मतलब इनको क्या करते हैं, NH3 जो होता है उसके रूप में ग्रहण कर लेते हैं, तथा उन्हें क्या करते हैं, अमोनिया अम्ल में बदल देते हैं, और जिसका उपयोग वो करते हैं प्रोटीन को बनाने में, प्रोटीन का निर्माण करने में होता है उसका उपयोग। पौधों की जो नाइट्रोजन की उपयोग जो जंतु है, नाइट्रोजन का उपयोग जो जंतु होता है वो अपने भोजन के लिए, भोजन के रूप में करते हैं, और इसका कुछ भाग क्या होता है, जंतुओं में उत्सर्जन द्वारा वायुमंडल में चला जाता है, और जो नाइट्रोजन है वो पोषण के द्वारा एक जीव जो है वो दूसरे जीव में स्थानांतरित हो जाता है, और जो जीवाणु द्वारा जो मरे हुए जीव होते हैं उनका अपघटन से मुक्त हो जाती है। मुक्त हुई जो नाइट्रोजन होती है वो अंततः फाइनली क्या होती है, पुनः दोबारा वायुमंडल में चली जाती है, और इस प्रकार जो वायुमंडल है उससे ग्रहण की गई जो नाइट्रोजन होती है उसका एक जीव से दूसरे जीव में क्या होता है, स्थानांतरण होता है, यानी वो ट्रांसफ़र होते हैं एक जीव से दूसरे जीव में, और जो अंत में क्या होता है, जो वो वापस वायुमंडल में चली जाती है मिलने, और मतलब मिलती है, उसका मिलना, वायुमंडल में मिलना नाइट्रोजन चक्र जो है, नाइट्रोजन साइकिल जो है वो कहलाता है। तो इसमें दिखा रखा है, देख सकते हैं आप, प्रकृति में नाइट्रोजन जो चक्र होता है। आगे है, अगला है कार्बन चक्र या फिर कार्बन साइकिल। तो देखिए, जो कार्बन जो है वो पृथ्वी पर बहुत सारी जितनी भी अवस्थाएं हैं, बहुत सारी मतलब अवस्थाओं में क्या होता है, वो पाया जाता है, और यह क्या है, यह अपने मूल और ग्रेफाइट में भी पाया जाता है, जो इसका मूल रूप होता है। यह जो है यौगिक के रूप में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, और विभिन्न प्रकार के जो खनिज हैं जैसे कि कार्बोनेट उसमें तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में भी पाया जाता है। जबकि जो सभी जीव हैं, जीव रूप जो है वो कार्बन पर ही आधारित जो है अणु हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, और जो विटामिन होते हैं विटामिन पर आधारित होते हैं। और जो बहुत सारे जो जंतु होते हैं उनके बाहरी और जो भीतर की ओर जो कंकाल होते हैं उसमें क्या होता है, कार्बोनेट जो लवण होते हैं उससे बने होते हैं। हरे पौधे जो होते हैं वो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण क्रिया को करते हैं। क्रिया के द्वारा जो सूर्य है, सूर्य की उपस्थिति में क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसका निर्माण करते हैं। और इस प्रकार जो खाद्य श्रृंखला, खाने वाली जो श्रृंखला है उसके माध्यम से जो कार्बन है वो जंतुओं में पहुंचती है, और सभी जो जीव होते हैं वो श्वसन के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको वातावरण में छोड़ते हैं। और जो जीव होते हैं जीवों की मृत्यु के बाद उनके जो विघटन है, उनका विघटन से, उनके ख़त्म होने से उनमें जो विद्यमान जो कार्बन होते हैं वो वापस वातावरण में पहुंच जाती है। और अनेक जो पौधे होते हैं वो कालांतर, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जीवाश्म ईंधन में क्या होते हैं, बदल जाते हैं, और जिसके जलने से जो जलते हैं, जलने के बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस वातावरण में मिल जाती है। वायुमंडल में मिलने वाली जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो 0.03 या फिर 0.03 जो कि 95% भाग होता है जीवाणुओं की क्रियाशीलता के कारण। ये जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु ही पेड़ पौधे तथा जीवों के जो मृत शरीर होते हैं उनको सड़ाते हैं, और जिसके फलस्वरूप, जिसकी वजह से क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो दोबारा मुक्त हो जाती है, विमुक्त होती रहती है। और जो प्रकृति है, प्रकृति में ये जो क्रम होता है वो लगातार निरंतर क्या होता है, चलता रहता है। जल में जो घुली हुई जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कुछ अन्य जो बाकी जो तत्वों आदि के साथ क्या करता है, संयुक्त होकर, यानी जुड़कर संयुक्त होता है, संयुक्त होकर के अनेक जो खनिज पदार्थ जैसे कि सोडियम, कैल्शियम आदि के कार्बोनेट का निर्माण करता है। और कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है,
कैल्शियम कार्बोनेट के जमाव जो है उससे चूने के रूप में मिलते हैं। अम्ल जो है अम्लों की जो क्रिया है तथा जो मौसम है, मौसम के प्रभाव से इनमें टूट फूट होती रहती है। और ये पदार्थ जो होते हैं वो अन्य जो अनेक जो प्राकृतिक क्रियाएं हैं उनके द्वारा विघटित या टूटता है, विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस विमुक्त करता है यानी निकालता है। इस प्रकार जो प्रकृति है, प्रकृति में जो कार्बन है वो प्रमुखतः जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके बीच या मध्य में जो जैवीय शरीर हैं, जैवीय शरीर के द्वारा 18% जो भाग होता है वो बनाता है। कार्बन परमाणु जो है उसके दूसरे जो कार्बन परमाणु है उसके दूसरे कार्बन परमाणु के साथ जो आबंध या बंध बनाते हैं, बनाने की जो प्रवृत्ति है उसके कारण जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, उन कार्बनिक जो कंपाउंड होते हैं उनकी विविधता पाई जाती है। और इसके आकार में मिलने वाली जो विविधताएं हैं उसका मूल आधार है। तो ये दिखा रखा है कार्बन की साइकिल। जल से औद्योगिक क्रांति, जब से औद्योगिक क्रांति हुई है तो मानव ने बहुत बड़े पैमाने पर जीवाश्म ईंधन को जलाना शुरू कर दिया है। और तब से क्या होता है, जो वायुमंडल है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो दुगनी हो गई है। और जो जल है, जल के जैसे ही जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी विभिन्न जो भौतिक एवं जैविक क्रियाओं के द्वारा जो पुनः चक्रण इनका होता है। इस प्रकार जो कार्बन चक्र है वो प्रमुख जो पथ है, उसका जो रास्ता होता है वो वायुमंडल से तथा जलमंडल में से संजीव जो तंत्र होता है उसमें होकर दोबारा क्या होता है, वायुमंडल तक बनता है। और ये जो चक्र होता है वो एक स्वनियंत्रित, अपने आप से ही नियंत्रित होने वाला या पुनः भरण, अपने आप से चलने वाला, अपने आप भरने वाला करने वाला एक समस्थापिकीय अपने आप जो होने वाला हीमोस्टेटिक चक्र कहलाता है। आगे है ऑक्सीजन चक्र। तो वायुमंडल में सभी जो गैस होती है उनका जो अनुपात होता है एवं जो मात्रा होती है वो लगभग निश्चित होती है। अतः जो वायुमंडल है, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस का अनुपात जो होता है वो भी हमेशा क्या होता है, संतुलित रहता है। वायुमंडल में जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो 21% होती है। ऑक्सीजन जो है वो पृथ्वी के पटल में धातुओं तथा सिलिकॉन जो है उसके ऑक्साइडों के रूप में पाई जाती है। और यह क्या होता है, यह कार्बोनेट, सल्फेट और जो नाइट्रेट होती है तथा अन्य खनिजों के रूप में भी पाई जाती है। ये जो क्या होती है, यह क्या है, जैविक अणुओं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और जो वसा होती है अथवा लिपिड का भी एक आवश्यक घटक होता है। प्रकृति में अनेक जो क्रियाएं होती हैं जैसे कि कार्बनिक जो पदार्थ है उनका जलना, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, प्रयुक्त होता है। और इन प्रक्रियाओं, ये जो प्रक्रियाएं होती हैं, इन प्रक्रिया के द्वारा प्रकृति में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसकी मात्रा में क्या होती है, वृद्धि होती है। और इसी प्रकार क्या होता है, इसी प्रकार सभी जो जंतु है वह श्वसन या सांस लेने वाली जो क्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको छोड़ते हैं। और पौधे जो होते हैं, पौधे में इसी प्रकार जो श्वसन है वो करते हैं। अनेक जो पदार्थ होते हैं वो ऑक्सीकरण जो है उसमें ऑक्सीजन की खपत होती है, यूज़ होता है। और वायुमंडल में फिर भी जो ऑक्सीजन होती है उस ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो लगभग स्थिर बना रहता है। और प्रकृति में ऐसा जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया होती है उस क्रिया के द्वारा क्या होता है, संभव हो पाता है। हरे पौधे जो होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को अनुबंधित करके जो पर्यावरण है उस पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को जल के साथ क्या है मिला करके भोज्य पदार्थ, खाने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको बनाते हैं, बदल देते हैं। और इन क्रियाओं के फलस्वरूप ही जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल में उपस्थित जो अधिक मात्रा होती है उसमें आई हुई जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको पुनः यानी दोबारा क्या किया जाता है, दोबारा कम हो जाती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ही जल का अपघटन हो जाता है। और
तथा जो ऑक्सीजन होती है उसका उत्पन्न होती है ऑक्सीजन की। और इस प्रकार दोहरे लाभ के कारण जो वायुमंडल है उसमें वो जो ऑक्सीजन होती है वो अनुपात जो है वो निश्चित बना रहता है। तो यद्यपि जो हम हैं वो जीवन में क्या है, श्वसन की क्रिया में क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन को महत्वपूर्ण मानते हैं। परंतु कुछ जो जीव होते हैं वो मुख्यतः जैसे बैक्टीरिया तत्वीय ऑक्सीजन द्वारा जहरीले हो जाते हैं। और जो वास्तव में क्या होते हैं, वास्तव में जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा जो नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण की जो प्रक्रिया होती है और ऑक्सीजन जो होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होती। आगे ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये क्या होता है, सूर्य का जो ताप होता है वो कम होने पर जब पृथ्वी ठंडी होने लगती है तो जो ऊष्मा होती है उस ऊष्मा वो पृथ्वी से बाहर विस्तृत मतलब निकल जाती है। और लेकिन कुछ जो होते हैं, कुछ ऊष्मा गैसें, ऊष्मारोधी जो ऊष्मा को रोकने वाली जो गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो मीथेन तथा ये जो मीथेन होती है, इस ऊष्मा का कुछ भाग जो है अवशोषित कर लेते हैं और शेष जो ऊष्मा होती है वो शेष ऊष्मा को दोबारा धरातल पर वापस भेज देती है। और इससे जो वायुमंडल है उसके निचले भाग पर क्या होता है, तापमान जो होता है कुछ बढ़ जाता है। और पिछले कुछ सालों में, कुछ वर्षों में क्या हुआ है, जो वायुमंडल है उसमें जो ऊष्मारोधी जो गैसेज होती हैं उनका मात्रा बढ़ जाते हैं। और बढ़ जाने के कारण जो वायुमंडल है उसके जो तापमान है उस तापमान में कुछ वृद्धि हुई है। और इसे ही ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है उस प्रभाव को कम करती है। ग्रीन हाउस जो प्रभाव है तथा बदलता वायुमंडल, रासायनिक प्रदूषण जो है वो पृथ्वी के जो वायुमंडल है उस वायुमंडल की जो संरचना है उसको परिवर्तित कर रहा है। और जो मनुष्य है, मनुष्य तथा जीवों को खतरनाक पराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं, विकिरणें जो होती हैं, उससे आरक्षित कर देने का जो भय है, डर है, जो वह उत्पन्न कर रहा है। हाल ही में जो जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो हरे पौधे और जो वृक्ष है वो अवशोषित करते हैं। और उससे अधिक जो मुक्त हो रही है, मतलब इससे ज़्यादा अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो रही है तो जीवाश्म ईंधन जो होता है तथा वनों का जो जलाया जाना है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो चक्र में असंतुलन हो रहा है। और असंतुलन के कारण मतलब संतुलन बना हुआ है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन जो डाइऑक्साइड है उसकी बढ़ती हुई जो मात्रा है उसने वायुमंडल में एक मोटा आवरण बना लिया है। जो सौर विकिरण होती है उनके लिए क्या होते हैं, पारदर्शी मतलब आर पार होती है। उसके द्वारा जो दृश्य है वो प्रकाश को ज़मीन की सतह तक पहुंचाता है, ज़मीन की सतह तक इसको पहुंचाता है। उसके बाद क्या होता है, सतह तक पहुंचने देता है। और किंतु जो पुनः विकिरण जो है उसके रूप में वापस लौटी हुई जो किरणें होती हैं, उसमें जो किरणें होती हैं वो अवरक्त यानी जो विकिरण है उस आवरण के द्वारा रोक ली जाती हैं। और जिससे क्या होता है, ऊष्मा जो होती है ऊष्मा वापस पृथ्वी पर क्या होती है, लौट जाती है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है प्रभाव जो है उसका कारण बनती है। कुछ प्रमुख गैसें हैं जो ग्रीन हाउस प्रभाव जो है उसको उत्पन्न करने में योगदान प्रदान करती है और जो निम्नवत है आगे इस तरीके से, जैसे ओजोन 12%, और ओजोन ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14%, मीथेन जो है 18%, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 50% है। गत 2 दशकों से जो वायुमंडल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसके इकट्ठा होने से, एकत्रीकरण होने में क्या आती है, तीव्रता ही है। और तीव्रता से क्या वृद्धि हुई है। और जो ग्रीन हाउस प्रभाव में कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका सबसे ज़्यादा योगदान है। जलवायु जो है वो परिवर्तित होने के लिए आयोजित जो कोपेनहेगन एक सम्मेलन हुआ है, सम्मेलन में क्या हुआ, 2009 में स्पष्ट किया गया कि हमें
यह प्रयास करना है, हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि जो वातावरण है उसमें कार्बन की मात्रा 225 अरब टन या फिर 2.5 लाख मेगा टन से अधिक न हो, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा तीव्र गति से बढ़ रही है। वैज्ञानिक जो है वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी है कि यदि यह इसी दर से बढ़ती रहा तो जो पृथ्वी है उसका औसत जो तापमान है वो 2030 तक 3 से 4 डिग्री बढ़ जाएगा और जो ध्रुव का जो बर्फ़ है वो पिघलने लग जाएगा, जिससे क्या होगा, समुद्र की जो सतह होगी 1 से 2 मीटर तक ऊपर उठ जाएगी और बहुत से जो छोटे द्वीप हैं वो विभिन्न महाद्वीपों के जो तटीय क्षेत्र हैं वो जलमग्न हो जाएंगे, जल में डूब जाएंगे। ग्लोबल जो वार्मिंग है, भूमंडलीय उष्णता क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या है, कोजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट। पृथ्वी का जो तापमान है उसमें वृद्धि का प्रमुख जो कारण है वो ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा उत्पन्न ग्रीन हाउस जो प्रभाव है, ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है। मानव के स्वार्थीपन, मानव जो है वो स्वार्थी है, जिसकी वजह से उसकी बहुत मतलब विध्वंसक विकासीय गतिविधियों के कारण क्या हो रहा है, वायुमंडलीय जो प्रदूषण है उसमें मानव जो है उसमें क्या अत्यधिक वृद्धि हुई है। और 19वीं शताब्दी के मध्य से जो अरब तक वायुमंडल में अकेली कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है उसकी वृद्धि 25% आंकी गई है। वर्तमान में यह क्या है 0.03% है और इन गैसों की अल्प मात्रा, कम से कम जो मात्रा है उसमें वृद्धि जो है वो वायुमंडल के उष्मेरोधी जो प्रभाव है उस प्रभाव को अत्यधिक बढ़ा देती है। वायुमंडल में मुख्यतः निम्नलिखित ऊष्मारोधी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं और उनके स्रोत क्या हैं, तो जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो फर्टिलाइज़र जो है उसका प्रयोग तथा जंतु अपशिष्टों में होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फेरोन जो है ठंडा करने वाला जो पदार्थ होता है वो, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जीवाश्म के दहन से, मीथेन निकलती है बायोगैस तथा जीवाणु अपघटन से, और हेलोन्स या हेलोकार्बन जो होते हैं क्लोरोफ्लोरोब्रोमो, ये अग्नि बुझाने वाले जो उपकरण हैं उनसे निकलती है। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। 19वीं सदी के शुरू में क्या हुआ था, जो पृथ्वी है उसके औसत जो तापमान था वो 0.4 से 5 जो डिग्री सेंटीग्रेड था उसकी वृद्धि हो रही थी। और ज़्यादातर जो मौसम वैज्ञानिक थे उनका ये कहना था कि अगले 50 से 60 वर्षों के भीतर ही पृथ्वी का जो तापमान है वो 4 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। यदि तापमान इसी तरह अगर बढ़ता रहा तो पृथ्वी का जो पर्यावरण है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा मतलब। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो ध्रुवीय जो हिम है, मतलब जहाँ पे पहाड़ हैं, हिमखंड हैं, उनके पिघलने से पिघलने से विश्व भर में जो समुद्री जल होता है उसका लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उसमें वृद्धि हो जाएगी। और विश्व स्तर पर इस दुष्ट परिणाम, जो ये पूरा परिणाम बहुत बेकार होगा, वनों और कृषि तथा आदि के विनाश के रूप में हमें झेलना पड़ेगा। वास्तव में जो ग्लोबल वार्मिंग है वो भूमंडलीय जो उष्णता है या फिर वैश्विक जो उष्मीकरण जो है उसका जो प्रमुख कारण है वो ग्रीन हाउस प्रभाव ही है। विश्व मौसम जो वैज्ञानिक संगठन है, वर्ल्ड मेटालॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है WMO, एक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो कार्यक्रम है उसके द्वारा उन्होंने प्रायोजित तथा विश्व के 100 जो देश हैं उनके वैज्ञानिकों के इस इंटर गवर्नमेंट जो पैनल है ऑन क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज है उसके ऊपर, यानी IPCC की जो ताज़ा रिपोर्ट है उसमें यह जानकारी दी गई है कि आगामी आने वाले जो 100 साल है उसमें ग्लोबल वार्मिंग जो है उसकी जो दर है वो पहले लगाए गए जो अनुमान है उससे दुगनी हो सकती है। और जो रिपोर्ट में बताया गया है कि इस शताब्दी के अंत तक विश्व के औसत जो तापमानों में 1.4 से 5.8 सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। इससे पहले जो है सन 1995 में प्रस्तुत जो IPCC है उसकी रिपोर्ट में 100 वर्ष में औसत जो तापमान है वो 3 सेंटीग्रेड तक की वृद्धि का ही अनुमान लगाया गया था।
आईपीसीसी की 2001 की जो ताज़ा रिपोर्ट है उसके जो अनुसार जो वैश्विक जो तापमान है उसमें उपयुक्त वृद्धि के कारण सन 2100 तक जो समुद्र है उसका जो जल स्तर है वो 1 मीटर तक की उसमें वृद्धि हो सकती है, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, चीन की जो परत है, पर्ल जो नदी है डेल्टा, वो मिस्र के जो नील नदी डेल्टा तथा बांग्लादेश सहित विश्व के निचले जितने भी क्षेत्र है उनमें करोड़ों लोगों के लिए जो खतरा है वो पैदा हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार जो 20वीं सदी है, 20वीं सदी में जो विश्व के औसत जो तापमान है उस तापमान में होने वाले वृद्धि जो है 0.6 डिग्री सेल्सियस थी, और इसके साथ ही विश्व में जो बाढ़ है या सूखे में वृद्धि हुई है। और इसके साथ क्या हुआ है, इसके साथ ही औद्योगिकरण के बाद पश्चात वायुमंडल जो है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके जो स्तर है वो 31% उसमें वृद्धि अंकित की गई है। आगे है ओजोन परत और उसका क्षय यानी नुकसान। तो ओजोन का जो सूत्र है वो है O3, अर्थात जो ऑक्सीजन है उसके 3 परमाणु से मिलकर बनी होती है। और ओजोन जो है, ओजोन विषैली जो गैस है, यह पृथ्वी से लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है उसमें एक मोटी परत के रूप में क्या होता है स्थित है। यह क्या है, इस मोटी परत को ओजोन कवच या फिर ओजोन शेल्ड भी कहते हैं। और ओजोन परत जो है वो सूर्य की जो हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें जो होती हैं, अल्ट्रावायलेट जो रे होती हैं, उनको अवशोषित करके जो पृथ्वी पर आने से रोकती है। क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है जिसका प्रयोग जो है रेफ्रिजरेशन में ये फ्रिज में भी किया जाता है, तथा जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO जो है, जो कि क्या है, नामक प्रदूषक जो है जैसे ओजोन परत जो है नष्ट होने के प्रमुख कारण है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो क्लोरीन फ्लोरीन युक्त जो कार्बनिक यौगिक होते हैं जो क्या करते हैं, बहुत स्थायी होते हैं। और ये क्या करते हैं, तथा किसी भी जैव प्रक्रिया जो है उसमें क्या होते हैं, विघटित नहीं होते। और वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है उनकी जो काफ़ी समय से क्या होता है, स्थिरीकरण जो है अवस्था में बने रहते हैं। ओजोन परत के समीप पहुंचने पर क्या होता है, ओजोन के जो अणु होते हैं उनके साथ जो प्रतिक्रिया है करते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो ओजोन परत होती है वो उसका नुकसान या वो क्षय होने लगता है। तो ये दिखा रखा है अक्टूबर 1980 में, 1985 में और अक्टूबर 1990 में अंटार्कटिका की दिखा रखा है उपग्रह से जो लेयर दिखा रखी है। हाल ही में जो अंटार्कटिका है उसके ऊपर जो ओजोन परत है उसमें छिद्र पाया गया है, और ओजोन जो परत होती है और भी अधिक क्या हो रही है, क्षीण हो रही है, जिसके कारण जो पृथ्वी है उस पर जीवन के जो ऊपर क्या होता है पड़ने वाले जो कुछ प्रभाव हैं वो निम्न प्रकार से हैं। अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं वो प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करते हैं, क्षीण करती है, नुकसान करती हैं। त्वचा में कैंसर तथा त्वचा में अन्य बहुत सारी बीमारी उत्पन्न करती हैं। आगे है अल्ट्रावायलेट जो प्रकाश की अधिक मात्रा है उससे जलीय जो जीव होते हैं उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और जिससे क्या होते हैं, खाद्य जो श्रृंखला होती है वो विचलित हो जाती है। इन विकिरणों के कारण भूमंडल है उस पर वर्षा का चक्र बदल जाता है, और अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती है वो नेत्र की जो कॉर्निया होती है उसके स्तर के क्या करती है, धीरे धीरे अपारदर्शी कर देती हैं, जिससे क्या होते हैं, अंधापन विकसित हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ पूरा। तो अगर आपको कोई भी चीज़ ना समझ में आई तो प्लीज़ कमेंट करें, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वेट करें मेरी नेक्स्ट वीडियो का जो बहुत जल्दी ही आने वाली है। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।